गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो पिछली क्लास में हमने लेंस के सारे कंसेप्ट पढ़ लिए थे और सबसे लास्ट में हमने लेंस के लिए किरण चित्र के सारे रिजल्ट भी पढ़ लिए थे। अब हम लेंस के लिए ग्राफ बनाते हैं, है ना। लेंस के लिए अलग अलग टाइप के ग्राफ बनाते हैं। फिर हमको अच्छे पता है कि लेंस के सारे ग्राफ गोली दर्पण के सिमिलर ही आएंगे। ये तो हमको पता है कि उत्तल लेंस जो होता है वो अवतल दर्पण के टाइप से काम करता है, इसलिए उत्तल लेंस के ग्राफ अवतल दर्पण के सिमिलर आएंगे और अवतल लेंस के ग्राफ उत्तल दर्पण के सिमिलर आएंगे। बस प्लस माइनस चिन्ह में डिफरेंस हो सकता है, बाकी ग्राफ का आकार तो ऐसा ही होगा। तो चलो पहले हम उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस के लिए ग्राफ बनाते हैं। हमको शक्ल देखते ही पता है कि उत्तल लेंस जो है वो अवतल दर्पण का भाई है, इसलिए उत्तल लेंस के सारे ग्राफ अवतल दर्पण के सिमिलर आएंगे। बस प्लस माइनस चिन्ह में डिफरेंस हो सकता है, बाकी ग्राफ का आकार ऐसा ही होगा। तो चलो उत्तल लेंस के लिए ग्राफ बनाते हैं। तो चलो मान लेते हैं कोई उत्तल लेंस है, अभिसारी लेंस है। चलो गलती से बचने के लिए इसकी फोकस दूरी का परिमाण 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं और किरणें कहीं से भी गिरा सकते हैं। चलो मान लेते हैं कि आपतित किरणें इधर से गिरा रहे हैं। बस तुम बताओ कि आपतित किरणें इधर से आ रही हैं, इसलिए, है ना, आपतित किरणें इस साइड से आ रही हैं, इसलिए इस साइड की दूरियों को नेगेटिव और इधर की ओर जाने का प्रयास कर रही हैं, इसलिए इधर की सारी दूरियों को, इस साइड की सारी दूरियों को पॉजिटिव लेते हैं। ये हमको पता है, ठीक। तो बस उत्तल लेंस के लिए ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्तल लेंस के लिए 1/v और 1/u का ग्राफ कैसा आएगा वो देखना है। ये तो गोली दर्पण में तुमको चमका करके बताया होगा कि कभी भी 1/v और 1/u का ग्राफ बनाना हो तो उसको फॉर्मूले से प्लॉट करते हैं, और v और u के बीच ग्राफ बनाना हो तो उसको लॉजिकली किरण चित्र के रिजल्ट के आधार पर देखते हैं। बस तुम आराम से बताओ कि इस बार 1/v और 1/u का ग्राफ बनाना है तो इसको फॉर्मूले से बनाते हैं। तो उसके लिए सिंपली लेंस के लिए ऑब्जेक्ट इमेज दूरी का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो हमको पता है कि लेंस के लिए ऑब्जेक्ट इमेज दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/, अब ये भी तुमने पढ़ा होगा कि 1/v और 1/u का ग्राफ बनाना है तो उसके लिए स्केल होती है। हम क्या करते हैं, इस समीकरण को अंतःखंड फॉर्म में, मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए इस 1/f को नीचे ले आते हैं। 1/f को नीचे ले आएंगे तो 1/v ओपन 1/f माइनस 1/u इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1। चलो इसको आगे लिख देते हैं। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, 1/u अपन माइनस को नीचे भेज देते हैं तो माइनस 1/f प्लस 1/v ओपन 1/f इक्वल टू 1, है ना। तो इसको 1/f को नीचे ट्रांसफर करेंगे तो 1/u ओपन माइनस 1/f इक्वल टू प्लस 1/v ओपन 1/f इक्वल टू 1 ये आ गया। तुम आराम से बताओ, तुम आराम से बताओ कि इस बार 1/u को x अक्ष पे प्लॉट किया है, इसलिए किसका काम करेगा, x का, और 1/v को y अक्ष पे प्लॉट किया है तो किसका काम करेगा, y का। तो देखते ही बताओ कि ये समीकरण सरल रेखा की अंतःखंड समीकरण के सिमिलर आ गई। तो बस इसको हम स्ट्रेट लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपेयर कर सकते हैं, मतलब x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 से कंपेयर कर सकते हैं, है ना। तो ध्यान रखना कि ये स्ट्रेट लाइन के इंटरसेप्ट फॉर्म के सिमिलर है ना। बस देखते बताओ कि ये जो समीकरण है सरल रेखा के अंतःखंड समीकरण के बिल्कुल सिमिलर है, मतलब पक्का बोल सकते हैं कि 1/v और 1/u के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। बस इसको सरल रेखा के इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपेयर करेंगे, मतलब x/a प्लस y/b इक्वल 1 से कंपेयर करेंगे। तो बताओ a या x अंतःखंड का काम कौन करेगा, -1/f। बस इसको इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो a या x अंतःखंड का काम -1/f। तुम बताओ कि ये उत्तल या अभिसारी लेंस है ना, आपतित किरणें इधर से गिराएंगे तो फोकस इस साइड बनेगा ना, और तुम बताओ कि इसका फोकस इस साइड बनेगा, मतलब इसकी फोकस दूरी चिन्ह के साथ +10 होगी। तो बताओ x अंतःखंड कितना होगा, -1/f की जगह +10, तो -1/10 होगा। तो बस पक्का बोल सकते हैं कि 1/v और 1/u के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। इसमें a या x अंतःखंड का काम -1/f में तो -1/10 होगा। तो हम कंफर्म बोल सकते हैं कि इसका x अंतःखंड नेगेटिव होगा। कहने को ये -1/f होगा और मान रखेंगे तो -1/10, मतलब x इंटरसेप्ट
नेगेटिव होगा। ऐसे बताओ बी या वाई अंतःखंड का काम कौन कर रहा है? 1/, तो इस उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी +1/10, तो बी या वाई अंतःखंड कितना हो जाएगा? 1/+10 इतना हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब पक्का बोल सकते हैं कि इस बार y अंतःखंड का काम +1/10 करेगा, मतलब y अंतःखंड पॉजिटिव होगा। Na को 1/f होगा और मान रखेंगे तो +1/10 आएगा। तो बस हम पक्का बोल सकते हैं। लेकिन हम कंफर्म बोल सकते हैं कि उत्तल या अभिसारी लेंस के लिए 1/v और 1/u के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। इसमें x अंतःखंड तो नेगेटिव होगा और y अंतःखंड पॉजिटिव होगा, तो पूरा ग्राफ इस टाइप का बनेगा। तो 1/v और 1/u के बीच ग्राफ इस टाइप का बन गया, ठीक है। और चित्र से दिख रहा है कि बताओ ये जो ग्राफ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी आएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में भी आएगा, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा है। वो साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। अब ये तो हमने कर लिया, ठीक है। लेकिन कई बार हमको पूछता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी निकालने का जो यूवी मेथड होता है या जो एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें सारे बिंदु किस क्वाड्रेंट में आते हैं वो पूछा जाता है। ये तो गोली दर्पण में तुमने पढ़ा होगा कि जैसे गोली दर्पण की फोकस दूरी को मापने के लिए यूवी मेथड होता है, वैसे ही इस उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस की भी फोकस दूरी को प्रैक्टिकली मापने का यूवी मेथड होता है, ठीक है। ये तुमने गोली दर्पण में पढ़ा होगा कि फोकस दूरी मापने का जो यूवी मेथड होता है, उसमें ऑब्जेक्ट भी वास्तविक होता है और इमेज भी वास्तविक होती है। ये तो गोली दर्पण में पढ़ा होगा तुमने। नहीं पढ़ा हो तो मेजरमेंट एरर की शीट में भी तुम देख सकते हो, तो ध्यान रखना कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी मापने के लिए जो यूवी मेथड होता है उसमें ऑब्जेक्ट भी वास्तविक होता है और इमेज भी वास्तविक होता है। ये तो मतलब ऑब्जेक्ट वास्तविक होगा, मतलब ऑब्जेक्ट इस साइड होगा। बताओ आपतित किरणें इस साइड से ही आ रही है ना, तो अगर ऑब्जेक्ट वास्तविक होगा तो ऑब्जेक्ट आपतित किरणों की साइड ही होगा, ठीक है। और इमेज वास्तविक मतलब इमेज इस साइड होगी। बताओ ये किरणें लेंस के आर पार जा करके इधर ही मिलेंगी ना, तो वास्तविक इमेज यहाँ होगी। तो बस ध्यान रखना कि जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी मापने का जो यूवी मेथड होता है उसमें ऑब्जेक्ट वास्तविक होता है तो ऑब्जेक्ट आपतित किरणों के साइड होगा, और इमेज वास्तविक होगी मतलब इमेज उसके अपोजिट साइड होगी। तो तुम बताओ कि ऑब्जेक्ट वास्तविक होता है तो ऑब्जेक्ट इस साइड होता है, ऑब्जेक्ट इस साइड होता है मतलब ऑब्जेक्ट दूरी यू तो नेगेटिव होगी, और इमेज वास्तविक मतलब इमेज यहाँ बनती है और इमेज इस साइड बन रही है मतलब इमेज दूरी पॉजिटिव होगी। तो ध्यान रखना कि फोकस दूरी मापने का जो यूवी मेथड होता है उसमें ऑब्जेक्ट वास्तविक होता है तो यू नेगेटिव और इमेज वास्तविक होती है मतलब वी पॉजिटिव। तो बताओ यू नेगेटिव और वी पॉजिटिव मतलब ये इस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो बोल सकते हैं कि लेंस की फोकस दूरी मापने का जो यूवी मेथड होता है उसमें ऑब्जेक्ट वास्तविक होता है तो यू नेगेटिव और इमेज वास्तविक होती है मतलब वी पॉजिटिव। तो बस इसमें सारे जो बिंदु आएंगे वो इस सेकेंड क्वाड्रेंट में ही आएंगे। बताओ ना यार, यू नेगेटिव और वी पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है ना। इससे ध्यान रखना कि यूवी मेथड का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें प्रैक्टिकली सारे बिंदु सेकेंड क्वाड्रेंट में ही आते हैं, ठीक है। बाकी ये दो क्वाड्रेंट है उसमें या तो ऑब्जेक्ट आभासी होगा या फिर इमेज आभासी होगी, और उस मेथड में आभासी ऑब्जेक्ट और इमेज को हम डील नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान रखना कि मूर्खों टाइप से ग्राफ तो हर क्वाड्रेंट में बना दिया, लेकिन जो यूवी का एक्सपेरिमेंट होता है उसमें सारे बिंदु इस सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं। किसी मूर्ख ने फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बना दिए मतलब उसने वो एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं, वो बिंदु फर्जी बना है, ये मतलब होगा उसका। कर लोगे ना? तो ये कर लिया। अब देखो ये हमने ग्राफ तो पढ़ लिया, लेकिन इस ग्राफ का प्रैक्टिकल महत्व होता है यार, ये ध्यान रखना। इस ग्राफ के आधार पर हम किसी उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस की फोकस दूरी प्रैक्टिकली माप सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए प्रयोग होता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी मापने का यूवी एक्सपेरिमेंट। ये तुम शीट में जाकर पढ़ लेना, मैं इसका जस्ट टेक्निकल पार्ट ही बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी मापने के लिए जो यूवी एक्सपेरिमेंट होता है उसमें देखना। तो उसमें हम क्या करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट भी वास्तविक और इमेज भी वास्तविक होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट दूरी चेंज करते हैं। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूरी चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे इमेज दूरी किस तरह से चेंज होगी उसको मापते हैं हम। तो उस एक्सपेरिमेंट में ये करते हैं कि ऑब्जेक्ट दूरी को चेंज करते हैं, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूरी चेंज होगी वैसे वैसे इमेज दूरी किस तरह से चेंज होगी उसको
प्रैक्टिकली मापते हैं, मतलब यू और वी के बहुत सारे ऑब्जर्वेशन लेते हैं। फिर इन ऑब्जर्वेशन के आधार पर 1 बाय वी और 1 बाय यू के बीच ग्राफ प्रैक्टिकली प्लॉट करते हैं। तो ध्यान रखना कि थ्योरेटिकली ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, और प्रैक्टिकली चेक करोगे तो प्रैक्टिकली भी ग्राफ लगभग स्ट्रेट लाइन ही आएगा, ठीक है। तो इस ग्राफ, है ना, प्रैक्टिकली भी ग्राफ लगभग स्ट्रेट लाइन आएगा, तो स्ट्रेट लाइन को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद इसके x अंतःखंड को मापते हैं और y अंतःखंड को मापते हैं। और बताओ x अंतःखंड को किसके बराबर कर देंगे? -1/f, और y अंतःखंड को +1/f से बराबर करके इससे भी हम फोकस दूरी माप सकते हैं, ठीक है। तो इसका नॉर्मल क्वेश्चन ले रहा हूँ। जैसे उत्तल लेंस की फोकस दूरी मापने का यूवी एक्सपेरिमेंट है। उसमें किसी ने 1/v और 1/u के बीच ग्राफ प्लॉट किया है। ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है और x अंतःखंड -1/30 सेंटीमीटर इनवर्स और y अंतःखंड +1/30 सेंटीमीटर इनवर्स है। इसके आधार पर इसकी फोकस दूरी कितनी होगी वो देखना है। बस तुम आराम से बताओ कि 1/v और 1/u के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है ना? थ्योरेटिकली स्ट्रेट लाइन आना चाहिए और प्रैक्टिकली भी स्ट्रेट लाइन आ रहा है। तो बस हम सिंपली x और y अंतःखंड मापेंगे। और बताओ x अंतःखंड को तो किसके बराबर कर देंगे? -1/f के बराबर, और y अंतःखंड को +1/f के बराबर। तो बताओ x अंतःखंड कितना आ रहा है इस बार? -1/30 आ रहा है। तो x अंतःखंड को -1/f के बराबर कर देंगे, तो इससे f कितना आएगा? +30 सेंटीमीटर। और बताओ y अंतःखंड कितना रहा? +1/30। तो y अंतःखंड को 1/f के बराबर कर देंगे, तो इससे भी f +30 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्रैक्टिकली माप सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अभी तो हमने उत्तल लेंस के लिए, हाँ बच्चों देखो, अभी तो हमने उत्तल या अभिसारी लेंस के लिए 1/v और 1/u के बीच ग्राफ प्लॉट किया। अब हम इस उत्तल लेंस के लिए v वर्सेस u का ग्राफ प्लॉट करते हैं। चलो इस बार भी वही उत्तल लेंस है। गलती या कंफ्यूजन से बचने के लिए मान लेते हैं इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है ना। और चलो एक बार साइन कन्वेंशन भी मान लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए किसी भी एक साइड से किरणें गिरा सकते हो। चलो मान लेते हैं कि आपतित किरणें इस साइड से गिरा रहे हैं, तो तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है कि आपतित किरणें इस साइड से आ रही हैं, इसलिए इस साइड की सारी दूरियों को नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। तो बस इस बार हमको v और u का ग्राफ प्लॉट करना है। मतलब हमको देखना है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूरी चेंज करेंगे वैसे वैसे इमेज दूरी किस टाइप से चेंज करेगी वो देखना है। ये तो मैंने तुमको अभी चमका कर बताया कि अगर 1/v और 1/u के बीच ग्राफ प्लॉट करना है तब तो फॉर्मूले से प्लॉट करते हैं। और अगर v और u का ग्राफ प्लॉट करना है तो उसको लॉजिकली किरण चित्र के रिजल्ट के आधार पर प्लॉट करते हैं। इस बार हमको देखना है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूरी चेंज करेंगे वैसे वैसे इमेज दूरी किस तरह से चेंज करेगी वो देखना है। तो चलो बहुत दूर से स्टार्ट करते हैं। तो चलो पहले मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है ना। पहले मान लेते हैं ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, या अनंत पर है। तो हमको अच्छे पता है कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो मतलब अनंत पर हो, तो उस केस में इमेज इसके वास्तविक फोकस पर बनती है ना। पता होगा कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो मतलब अनंत पर हो, तो उस केस में इमेज इसके वास्तविक फोकस पर बनती है। तो बताओ कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर मतलब अनंत दूरी पे है, तो बताओ u टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट होगा। इस साइड की दूरियों को नेगेटिव ले रहे हैं ना। बस ऑब्जेक्ट बहुत दूर है मतलब अनंत दूरी पर है, तो u टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट होगा। और उस केस में इमेज इसके वास्तविक फोकस पर बनेगी, मतलब उस केस में v इक्वल टू कितना होगा? f के बराबर मतलब +10 सेंटीमीटर। प्रॉब्लम नहीं है ना। तो एक ऑब्जेक्ट अनंत पे हो तो u टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, और उस केस में इमेज वास्तविक फोकस पर बन रही है, मतलब इमेज दूरी f के बराबर होगी, मतलब +10 के बराबर होगी। बस इस बिंदु को ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं ना। तो u टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट है, मतलब हम बहुत पीछे वाले बिंदु की बात कर रहे हैं। और वहां v इक्वल टू +10 है, मतलब ग्राफ थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होगा, है ना। ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, तो मैं लिख देता हूँ, लिख देता हूँ कि u टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट पे v इक्वल टू +10 है ना। तो ग्राफ इधर से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब चलो अब ऐसा करते हैं कि ऑब्जेक्ट को पास लाते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को पास लाने हैं तो ग्राफ में इधर जा रहे हैं, ये तो हमको अच्छे पता है। ये होता है इस बार इमेज वास्तविक बन रही है ना अभी, तो हमको अच्छे पता है कि इसमें ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे पास लाएंगे इमेज दूर जाएगी, ये तो हमको पता है।
कि इस बार ऑब्जेक्ट इमेज वास्तविक है ना, तो बताओ ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे पास लाएंगे इमेज दूर जाएगी, और बताओ इमेज दूर जाएगी मतलब इमेज दूरी बढ़ेगी मतलब ज्यादा पॉजिटिव होगी, तो ग्राफ इस टाइप का रहेगा। फिर से बनाया था, सॉरी। ये तो ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे पास लाएंगे इमेज दूर जाएगी, तो इमेज दूरी बढ़ेगी मतलब ज्यादा पॉजिटिव होगी, है ना। इमेज दूरी भी ज्यादा पॉजिटिव होगी तो ग्राफ भी ऐसा ज्यादा पॉजिटिव में जाएगा, ठीक है। और चलो अब मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट फोकस से थोड़ा सा पीछे है ना। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट फोकस के जस्ट पीछे है, तो हमको अच्छे पता है कि ऑब्जेक्ट फोकस से थोड़ा सा पीछे हो तब तो इमेज इस इनफाइनाइट पर बनती है मतलब प्लस इनफाइनाइट पे बनती है ना। और इमेज वास्तविक होती है और उल्टी होती है, ठीक है। बस ये जो बिंदु उसको मैं u टेंड्स टू f माइनस बोल रहा हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट को ऐसे ही तुम बताते हो ना मैथमेटिक्स में, तो बस मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट फोकस से थोड़ा सा पीछे है, उसको मैं u टेंड्स टू f माइनस बोल देता हूँ। और उस केस में इमेज प्लस इनफाइनाइट पे बनती है, वास्तविक बनती है और उल्टी बनती है, तो उस केस में इमेज दूरी टेंड्स टू प्लस इनफाइनाइट होगी, ठीक है। अब चलो अब मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट फोकस से थोड़ा सा आगे निकल गया, तो मैंने चमका कर बताया था कि जैसे ऑब्जेक्ट फोकस के इस पार से उस पार तक पहुंचेगा, तो बताओ इमेज प्लस इनफाइनाइट से एक झटके में जंप करके माइनस इनफाइनाइट पर बन जाएगी, है ना वही। तो जैसे ऑब्जेक्ट फोकस के इस पार से उस पार तक जाएगा, वैसे ही इमेज प्लस इनफाइनाइट से एक झटके में जंप करके माइनस इनफाइनाइट पे बन जाएगी। फिर इमेज वास्तविक से एक झटके में आभासी और उल्टी से एक झटके में सीधी बन जाएगी। तो बस बोल सकते हैं कि जैसे ऑब्जेक्ट फोकस के इस पार से उस पार तक पहुंचेगा, तो इमेज प्लस इनफाइनाइट से एक झटके में जंप करके माइनस इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगी। तो ग्राफ भी प्लस इनफाइनाइट से एक झटके में जंप करके माइनस इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा, ठीक। लिख देता हूँ कि ऑब्जेक्ट फोकस के राइट साइड है, इसको राइट हैंड, ठीक है ना, राइट हैंड लिमिट बोलते हैं इसको, u टेंड्स टू f प्लस बोल देते हैं। और उस केस में इमेज माइनस इनफाइनाइट पे भाग जाएगी, तो ग्राफ भी प्लस इनफाइनाइट से एक झटके में जंप करके माइनस इनफाइनाइट पे चला जाएगा। और उसके बाद अब ऑब्जेक्ट को पास लाते हैं ना, तो हमको पता है कि बताओ अब ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे पास लाएंगे आभासी इमेज बहुत तेजी से पास आएगी, है ना। पता है कि ऑब्जेक्ट फोकस और ध्रुव के बीच है ना, तो ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे पास लाएंगे आभासी इमेज बहुत तेजी से पास आएगी मतलब इमेज दूरी घटेगी, तो ग्राफ भी ऐसा डिक्रीजिंग होगा। और लास्ट में बताओ ऑब्जेक्ट को ध्रुव पर, तो इमेज भी लगभग ध्रुव पर बनेगी, ये हो गया, ठीक है। और मैंने क्लियरली तुमको बताया था कि हम पूरी ऑप्टिक्स में केवल वास्तविक ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं तो वास्तविक ऑब्जेक्ट के लिए तो u और v के बीच ग्राफ इस टाइप का होगा, है ना। तो वास्तविक ऑब्जेक्ट के लिए तो v वर्सेस u का ग्राफ इस टाइप का होगा, और यहीं तक मीनिंगफुल है। लेकिन चलो अब, है ना, मेडिकल का कोई बच्चा देख रहा हो तो बस यहीं तक देखना, उसके बाद थोड़ी देर के लिए अपने कान बंद कर देना, ठीक है। तो बस ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक गति करा था ना, तो बताओ अभी तो ऑब्जेक्ट वास्तविक था, और वास्तविक ऑब्जेक्ट के लिए ग्राफ मीनिंगफुल है। लेकिन चलो एक बार महामूर्खों टाइप से आभासी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो तुम बताओ कि अगर ऑब्जेक्ट इस लेंस को भी पार कर गया तो वो ऑब्जेक्ट आभासी ऑब्जेक्ट होगा। आभासी ऑब्जेक्ट कैसे बनता है बताया था ना, वो ऐसे सिमटने वाली किरणें गिराए, ये सिमटने वाली किरणें गिराए तो ये यहाँ मिलती हुई प्रतीत होंगी मतलब ऑब्जेक्ट आभासी होगा, है ना। और ये मैंने चमका कर बताया था, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस समानांतर किरणों को भी समेटता है। ये किरणें तो पहले से ही सिमटने वाली है, तो इनको तो और जल्दी समेटेगा, फोकस से भी पहले समेटेगा, मतलब इमेज वास्तविक होगी, इस साइड होगी। बस बताओ ऑब्जेक्ट आभासी है, ये ऑब्जेक्ट आभासी है तो ऑब्जेक्ट इस साइड है, मतलब ऑब्जेक्ट दूरी v पॉजिटिव, सॉरी ऑब्जेक्ट दूरी u पॉजिटिव होगी, और इमेज वास्तविक की इस साइड बन रही है तो इमेज दूरी v भी पॉजिटिव होगी, ठीक है। तब ग्राफ इस वाले भाग में आएगा। और हमको अच्छे पता है कि ऑब्जेक्ट की लेंस को ही पार कर गया तो ऑब्जेक्ट आभासी होगा, मतलब किरणें सिमटने वाली होंगी, तो लेंस उसको और जल्दी समेटेगा मतलब अब जो इमेज बनेगी वो फोकस से भी पहले बनेगी, उसको ग्राफ पे ऐसे बता सकते हैं, ठीक है ना। तो बताओ ऑब्जेक्ट आभासी मतलब u पॉजिटिव है और इमेज इधर बन रही है मतलब v भी पॉजिटिव है, लेकिन इमेज दूरी फोकस से भी पहले इमेज बनेगी, तो ग्राफ इस टाइप का आएगा जिसमें इमेज दूरी है उसका मान फोकस या फोकस दूरी से कम ही होगा, मतलब 10 या 10 से कम ही होगा। ये लेकिन मैंने डॉटेड लाइन बताई क्योंकि इसका कोई महत्व नहीं है, उनको लिखना भी जरूरी नहीं है, बस हमको तो वास्तविक ऑब्जेक्ट की रिजल्ट याद रखना है, ठीक।
तो ये हमने सारा ये उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस के लिए V वर्सेस U का ग्राफ हमने बना दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्राफ तो बना दिया। अब एक और कई बार चीज पूछता है कि इस बार ग्राफ किस आकार का होगा। नहीं तो इसका आंसर है कि ग्राफ हाइपरबोलिक होगा। चलो बच्चों बीच में डिस्टरबेंस हो गया। ठीक है, तो देखो ग्राफ तो बना लिया, लेकिन कई बार पूछता है कि ग्राफ का आकार कैसा होगा, तो उसका आंसर है कि लेंस या गोली दर्पण के लिए जो ग्राफ होता है वो हाइपरबोलिक होता है। तुम चाहो तो मैथमेटिकली चेक भी कर सकते हो। ये बताओ लेंस के लिए ऑब्जेक्ट इमेज दूरी का फॉर्म रिलेशन क्या होता है? 1 बाय वी माइनस 1 बाय इक्वल टू 1 बाय, आगे लघुत्तम लेकर के इसको सॉल्व कर लेना। लघुत्तम लेकर के इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा यूवी माइनस एफ यू प्लस एफ इक्वल टू 0। कैलकुलेशन तो आती है ना, तो ये लघुत्तम लेकर के सॉल्व करोगे तो ये समीकरण ये बन जाएगी, ठीक है ना। इसमें u तो जो है वो x का काम कर रहा है और v जो है वो y का काम कर रहा है। बस इसको तुम कॉनिक सेक्शन के स्टैंडर्ड समीकरण से कंपेयर कर सकते हो ना, मतलब ax स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस जो भी तुम्हारे उस समीकरण से कंपेयर कर सकते हैं। तो बताओ इसमें स्मॉल a 0 है, स्मॉल b 0 है और h का काम हाफ कर रहा है ना। बस इसमें तुम देखोगे तो h स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आएगा। बताओ a भी 0 है, c भी 0 और h का काम हाफ कर रहा है, तो बताओ h स्क्वायर माइनस 4ac हाफ आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। h स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये कर्व कौन सा होगा? हाइपरबोला। तो इस बार एक ग्राफ हाइपरबोला होगा। ये सारी छोटी मोटी चीजें तुमको पता होंगी। चलो आगे बढ़ रहा हूँ। देखो ये तो हमने ये तो हमने उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस के लिए V वर्सेस U का ग्राफ बनाया। कई बार हमको मोड ऑफ V और मोड ऑफ U के बीच ग्राफ पूछता है ना। V और U का ग्राफ चिन्ह के साथ बनाया ना, लेकिन कई बार हमको परिमाण मतलब मोड ऑफ V और मोड ऑफ U के बीच ग्राफ बनाने को बोलता है। बस तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर सकते हो, है ना। तो बस उसके लिए सेम वही कंसेप्ट लगाएंगे, लेकिन हम परिमाण के अनुसार सोचेंगे। तो बताओ ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो, अनंत पर हो, तो इमेज फोकस पर बनेगी ना। ऑब्जेक्ट बहुत दूर है मतलब u टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट है, u टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट है, तो मोड ऑफ u कितना हो जाएगा? प्लस इनफाइनाइट। क्या हो रहा है? तो u टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट है, तो मोड ऑफ u कितना हो जाएगा? प्लस इनफाइनाइट। और उस पे v इक्वल टू प्लस 10 है, तो मोड ऑफ v भी प्लस 10 होगा, है ना। मतलब ग्राफ इधर कहीं से स्टार्ट होगा, ये ग्राफ इधर कहीं से स्टार्ट होगा। उसके बाद आगे पता है कि ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे पास लाएंगे इमेज दूर जाएगी, इमेज दूर जाएगी मतलब इमेज दूरी का परिमाण बढ़ेगा। और बताओ ऑब्जेक्ट फोकस के इस पार हो मतलब u टेंस टू f माइनस हो, तो उस पे v टेंस टू प्लस इनफाइनाइट, तो मोड ऑफ v भी टेंस टू प्लस इनफाइनाइट। फिर जैसे ऑब्जेक्ट फोकस की इस पार से उस पार तक जाएगा तो बताओ इमेज प्लस इनफाइनाइट से एक झटके में जंप करके माइनस इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगी, लेकिन मोड ऑफ v तो प्लस इनफाइनाइट का प्लस इनफाइनाइट ही रहेगा। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट फोकस के उस पार तो जाएगा मतलब u टेंस टू f प्लस होगा तो इमेज माइनस इनफाइनाइट पे चली जाएगी, मतलब v माइनस इनफाइनाइट होगा, लेकिन मोड ऑफ v तो प्लस इनफाइनाइट ही होगा। और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट को जैसे पास लाएंगे आभास इमेज बहुत तेजी से पास आएगी, मतलब इमेज दूरी का परिमाण घटेगा। तो इमेज दूरी का परिमाण घटेगा तो इस टाइप से ग्राफ होगा। अपना रेजोनेंस का जो सिंबल है उस टाइप का ग्राफ होगा, है ना। और ये तुमने पढ़ा होगा कि बताओ ये उत्तल लेंस किसका भाई है? अवतल दर्पण का है ना। और ये तुमने पढ़ा होगा कि अवतल दर्पण के लिए भी मोड ऑफ व्यू और मोड ऑफ व्यू के बीच ग्राफ ऐसा ही होता है। हाँ बच्चों देखो अभी हमने उत्तल या अभिसारी लेंस के लिए ग्राफ देखे, वैसे अब हम अवतल या अपसारी लेंस के लिए भी ग्राफ देखते हैं। ये तो चलो हमको पहले से ही पता है कि अवतल लेंस के सारे ग्राफ उत्तल दर्पण के सिमिलर आएंगे, बस प्लस माइनस चिन्ह में डिफरेंस हो सकता है, बाकी ग्राफ का आकार वही रहेगा, ठीक। तो चलो मान लेते हैं इस बार कोई अवतल लेंस है मतलब कोई अपसारी लेंस है।
कंफ्यूजन से बचने के लिए मान लेते हैं कि इसकी फोकस दूरी का परिमाण 10 सेंटीमीटर है ना? और चलो साइन कन्वेंशन भी डिसाइड करते हैं, तो उसके लिए किसी भी एक साइड से किरणें गिरा करके देखते हैं। तो चलो मान लेते हैं कि हम इस साइड से किरणें आपतित कर रहे हैं, तो बस आपतित किरणें इस साइड से आ रही हैं, इसलिए इस साइड की सारी दूरियों को नेगेटिव, तो ऑब्वियसली इधर वाली दूरियों को पॉजिटिव। बस अब सारे ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले हमको देखना है कि अवतल या अपसारी लेंस के लिए 1/v और 1/u का ग्राफ कैसा होगा वो देखना है। ये तो अब तो हमको रट गया है कि v और u के ग्राफ को तो लॉजिकली किरण चित्र के आधार पर बनाते हैं, और 1/v और 1/u का जो ग्राफ है उसको हमेशा हम फॉर्मूले से बनाते हैं। फिर बस उसके लिए हम लेंस का फॉर्मूला यूज करते हैं, है ना? तो उसके लिए हम सिंपली लेंस का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो हमको पता है कि लेंस के लिए ऑब्जेक्ट इमेज दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। मेथड अच्छे से पता है कि इसको अंतःखंड फॉर्म में लाना है, तो 1/f को नीचे भगा देते हैं, नीचे ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/u ओपन माइनस 1/f प्लस 1/v ओपन माइनस 1, सॉरी यहाँ माइनस नहीं है, 1/u ओपन माइनस 1/f प्लस 1/v ओपन 1/f इक्वल टू 1। तुम आराम से बताओ कि 1/u को x अक्ष पे प्लॉट किया है तो x का काम करेगा और 1/v y का काम करेगा। तो ये जो समीकरण है वो सरल रेखा की अंतःखंड समीकरण के सिमिलर है। बस ये स्ट्रेट लाइन की इंटरसेप्ट समीकरण के सिमिलर है, मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, और इसको सरल रेखा की अंतःखंड समीकरण से कंपेयर कर सकते हैं, मतलब x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1 से कंपेयर कर सकते हैं। बस तुम बताओ कि कंपेयर करेंगे तो a या x अंतःखंड का काम कौन करेगा, 1 बाय, तो लिख देता हूँ कि a x अंतःखंड का काम माइनस 1 बाय। अब तुम बताओ कि ये अवतल लेंस है, इसकी फोकस दूरी का परिमाण तो 10 है, लेकिन चिन्ह के साथ माइनस 10 लिखेंगे, और हमको अच्छे पता है कि बताओ अवतल लेंस या अपसारी लेंस में किरणें अगर इधर से गिराएं तो इसका फोकस आभासी होता है, इस साइड होता है ना, और हमको पता है कि इसका फोकस आभासी होगा, इस साइड होगा, मतलब इसकी फोकस दूरी नेगेटिव होगी, चिन्ह के साथ माइनस 10 लिखना चाहिए, है ना? तो हमको पता है कि अवतल लेंस में किरणें इधर से गिराएं तो फोकस आभासी इस साइड बनता है, तो इसका फोकस इस साइड बनता है, मतलब इसकी फोकस दूरी चिन्ह के साथ माइनस 10 होगी। तो तुम बताओ कि ए या एक्स अंतःखंड का काम माइनस 1/f करेगा, तो माइनस 1 अपन f को चिन्ह के साथ माइनस 10, तो प्लस 1/10 हो गया। बस पक्का बोल सकते हैं कि x अंतःखंड प्लस 1/10 हो गया, मतलब x अंतःखंड पॉजिटिव होगा, यानी इसका x अंतःखंड पॉजिटिव होगा। कहने को तो ये माइनस 1/f होगा, लेकिन f का मान जब चिन्ह के साथ रखेंगे तो ये प्लस 1/10, मतलब x अंतःखंड पॉजिटिव होगा। और b या y अंतःखंड का काम कौन कर रहा है, 1/f, तो तब 1 ओपन इसकी फोकस दूरी माइनस 10, बस y अंतःखंड नेगेटिव होगा, तो बस बोल सकते हैं इस बार y अंतःखंड, है ना, कहने को तो 1/f होगा, लेकिन f का मान चिन्ह के साथ रखेंगे तो माइनस 1/10, मतलब y अंतःखंड नेगेटिव होगा। बस हम पक्का बोल सकते हैं, ठीक है? पक्का बोल सकते हैं कि अवतल लेंस के लिए भी 1/v और 1/u के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, जहाँ x अंतःखंड तो पॉजिटिव और y अंतःखंड नेगेटिव होगा। कंप्लीट ग्राफ इस टाइप का आएगा, है ना, इस टाइप का कंप्लीट ग्राफ आएगा। अब देखो कई बार यहाँ भी बेवकूफ बनाने के लिए क्वेश्चन पूछता है, मतलब हमको पूछता है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी मापने के लिए जो यूवी का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें सारे प्रैक्टिकल बिंदु किस क्वाड्रेंट में आएंगे, तो इसका आंसर है कि यूवी मेथड से अवतल लेंस या अपसारी लेंस की फोकस दूरी यूवी मेथड से निकाल ही नहीं सकते हैं। ये मैंने चमका कर बताया था कि यूवी वाले मेथड में ऑब्जेक्ट भी वास्तविक होता है और इमेज भी वास्तविक होती है, लेकिन होता है अवतल लेंस या अपसारी लेंस है, तो मैंने चमका कर बताया था कि अवतल या अपसारी लेंस में तो वास्तविक ऑब्जेक्ट इसके सामने चाहे कहीं भी हो, इमेज हमेशा फोकस और ध्रुव के बीच बनती है, सीधी छोटी और आभासी बनती है, मतलब अवतल लेंस से वास्तविक ऑब्जेक्ट की इमेज हमेशा आभासी होगी, वास्तविक ऑब्जेक्ट की वास्तविक इमेज अवतल लेंस से संभव नहीं है। तो पक्का बोल सकते हैं कि अवतल या अपसारी लेंस हो तो उसमें वास्तविक ऑब्जेक्ट की वास्तविक इमेज बन नहीं सकते, बस ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक साथ वास्तविक संभव नहीं है,
इसलिए यूवी मेथड से अवतल लेंस की फोकस दूरी प्रैक्टिकली नहीं माप सकते, केवल उत्तल लेंस की फोकस दूरी माप सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है कि यूवी मेथड से अवतल लेंस या अपसरी लेंस की फोकस दूरी माप ही नहीं सकते, तो बिंदु किसी भी कोऑर्डिनेट में नहीं आएंगे। ये सब थ्योरेटिकल है, ठीक। चलो आगे बढ़ रहा हूँ। ये तो 1/v और 1/u का ग्राफ हो गया। अब हम देखते हैं कि अवतल लेंस के लिए v और u का ग्राफ कैसा होगा वो देखना है। नहीं तो मैंने अभी तुमको बिल्कुल क्लियरली बताया था कि कभी भी 1/v और 1/u का ग्राफ प्लॉट करना है तो उसको फॉर्मूले से प्लॉट करते हैं, और कभी भी v और u का ग्राफ प्लॉट करना है तो उसको लॉजिकली किरण चित्र के रिजल्ट के आधार पर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ऑब्जेक्ट की अलग-अलग स्थितियों के अनुसार इमेज की स्थिति किस तरह से चेंज करेगी वो देखते हैं। तो चलो पहले मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, मतलब अनंत पर है। तो हमको डायरेक्ट पता है कि अवतल लेंस के केस में ऑब्जेक्ट अनंत पर हो तो इमेज कहाँ बनती है, इसके आभासी फोकस पर बनती है। बस तुम बताओ कि ऑब्जेक्ट अनंत दूरी पे इस साइड है, मतलब u टेंड्स टू कितना होगा, माइनस इनफाइनाइट, और उस केस में इमेज इसके आभासी फोकस पर बन रही है, मतलब v इक्वल टू कितना होगा, -10। तो इस बिंदु को हम यहाँ प्लॉट कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि होता है u टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट। इसको मिटा देता हूँ, चित्र सुंदर नहीं बन रहा है। सॉरी, ये तो इसको ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं। तुम बताओ कि u टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, मतलब बहुत पीछे वाले बिंदु की बात कर रहे हैं, और वहां v इक्वल टू -10 है, मतलब ग्राफ थोड़ा सा नेगेटिव से स्टार्ट होगा। तो लिख देता हूँ कि u टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट पे v इक्वल टू -10 होगा, तो ग्राफ थोड़ा सा नेगेटिव से स्टार्ट होगा, मतलब इधर से स्टार्ट होगा। और उसके बाद कहानी बिल्कुल सिंपल है। तो मैंने बताया था कि अवतल लेंस पे फिर ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे पास लाते हैं, आभासी इमेज बहुत धीरे धीरे पास आती है, हमको पता है। इसमें बिल्कुल सीधा साधा हिसाब किताब है कि बताओ ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे पास लाते हैं, आभासी इमेज बहुत धीरे धीरे पास आती है, और आभासी इमेज पास आएगी, मतलब इमेज दूरी छोटी नेगेटिव होती जाएगी। बस बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को जैसे पास लाए, आभासी इमेज बहुत धीरे धीरे पास आती है, इमेज पास आएगी, मतलब इमेज दूरी कम नेगेटिव होती जाएगी, है ना। तो एक इमेज दूरी कम नेगेटिव होती आएगी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट ध्रुव पर, तो इमेज भी लेंस के ध्रुव पर ही बनेगा, ठीक। तो बस ध्यान रखना कि हम केवल वास्तविक ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, और वास्तविक ऑब्जेक्ट के लिए ग्राफ इतना ही आएगा, यही मीनिंगफुल है। फिर तो हमको केवल वास्तविक ऑब्जेक्ट का ही ध्यान रखना है, लेकिन ध्यान रखना कि अगर ऑब्जेक्ट इसको भी पार कर गया, मतलब इस पर सिमटने वाली अभिसारी किरणें भेजेंगे, तो फिर ऑब्जेक्ट आभासी होगा, और आभासी ऑब्जेक्ट के लिए ग्राफ बनाते हैं तो डिफरेंट आता है, ठीक है ना। आभासी ऑब्जेक्ट के लिए ग्राफ बनाते हैं तो इस टाइप का कुछ आता है, इस टाइप का कुछ आता है, ठीक है ना। लेकिन हमको आभासी ऑब्जेक्ट से मतलब भी नहीं है, तो मैं इसको बता भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। इसलिए हमको केवल वास्तविक ऑब्जेक्ट के रिजल्ट याद रखने हैं, चाहे लेंस हो या दर्पण हो अपने, और एग्जाम में केवल वास्तविक ऑब्जेक्ट के ग्राफ आते हैं, तो इस टाइप से बन गया। चलो आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो अवतल लेंस के लिए v और u का ग्राफ बना है, चिन्ह के साथ देखा, लेकिन कई बार हमको इनके परिमाण का, मतलब मोड ऑफ v और मोड ऑफ u का ग्राफ पूछता है। बना सकते हैं ना, इसी का एक ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। बताओ ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, मतलब u टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट पे v इक्वल टू -10 है, तो u टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, तो मोड ऑफ u कितना हो जाएगा, प्लस इनफाइनाइट, और उस पे v इक्वल टू -10 है, तो मोड ऑफ v +10, मतलब ग्राफ थोड़ा पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे पास लाएंगे, आभासी इमेज भी बहुत धीरे धीरे पास आएगी, मतलब इमेज दूरी का परिमाण घटेगा, और ऑब्जेक्ट ध्रुव पर तो इमेज भी ध्रुव पर, तो इसके ग्राफ आते हैं। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, इजीली बना सकते हो। हाँ बच्चों देखो, लेंस के लिए किरण चित्र के साथ, सॉरी, लेंस के किरण चित्र भी पढ़ लिए थे, और अब लेंस के लिए सारे ग्राफ भी पढ़ लिए। अब इस लेंस में कुछ स्पेशल टाइप के ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, उसको देख लेना। ये तो इसके जो क्वेश्चन की लैंग्वेज जो मैंने लिखी, ये फोकस दूरी लिखना भूल गया यार। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख दी है, मैं जस्ट एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ। ये तो इसमें हमको दे रखा है कि दो उत्तल लेंस है, मतलब
अभिसारी लेंस है, इसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर और इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। और चलो दोनों लेंस को हमने d दूरी पर रखा है। अब देखो, इधर से हम समानांतर किरणों के पुंज गिरा रहे हैं, तो इधर से हम समानांतर किरणें गिरा रहे हैं। और हम ये थे किरणें पहले फर्स्ट लेंस से अपवर्तित होंगी और फिर दूसरे लेंस से अपवर्तित होंगी। और हम चाहते हैं कि दो अपवर्तन के बाद समानांतर किरणें वापस समानांतर हो जाएं। तो बस हमको पूछा है कि समानांतर आपतित किरणें अगर दो अपवर्तन के बाद वापस समानांतर हो जाए, उसके लिए दोनों लेंसेज की भी दूरी कितनी रखनी होगी वो देखना है। और फिर सेकंड पार्ट में पूछा है कि आपतित बीम की तुलना में निर्गत बीम की तीव्रता कितना गुना हो जाएगी वो देखना है। तो चलो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। ये तो फर्स्ट पार्ट में हमको पूछा है कि दोनों के बीच दूरी कितनी हो ताकि समानांतर आपतित किरणें दो अपवर्तन के बाद वापस समानांतर हो जाए, वो देखना स्टार्ट करते हैं, है ना। देखो, ये वाला उत्तल लेंस है ना, इस उत्तल लेंस पर हम समानांतर किरणें गिरा रहे हैं। तो हमको अच्छे पता है कि उत्तल लेंस पर अगर समानांतर किरणें गिराएंगे तो उत्तल लेंस इन किरणों को मिलाएगा और कहाँ मिलाएगा अपने, ये क्या हो रहा है, हमको पता है कि उत्तल लेंस पर समानांतर किरणें गिराए तो उत्तल लेंस इन किरणों को मिलाएगा और कहाँ मिलाएगा, अपने फोकस पर। चलो बनाया तो है ना। तो हमको पता है कि उत्तल लेंस पर समानांतर किरणें गिराएंगे तो उत्तल लेंस इन किरणों को मिलाएगा और कहाँ मिलाएगा, अपने फोकस पर मिलाएगा। तो बताओ, इसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो उत्तल लेंस इन किरणों को कहाँ मिलाएगा, 30 सेंटीमीटर दूरी पर मिलाएगा। मैंने तो लिख दिया है बस। समानांतर किरणें उत्तल लेंस पे गिरेंगे तो उत्तल लेंस इन किरणों को मिलाएगा और कहाँ समेटेगा, अपने फोकस पर। तो इसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो किरणों को 30 सेंटीमीटर दूरी पर समेटेगा। मतलब पहली इमेज यहाँ बनेगी, इधर से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगी। और आगे बढ़ते हैं, तो तुम बताओ ना, तुम सोच के बताओ कि अपवर्तन के बाद किरणें I1 पर मिलेंगी तो सही, लेकिन मिलने के बाद रुकेंगी नहीं। बताओ, किरणें और आगे बढ़ेंगी, है ना, किरणें और आगे बढ़ेंगी। और अब ये किरणें इस दूसरे वाले उत्तल लेंस पर गिरेंगी। और हमको दे रखा है कि दूसरे लेंस से अपवर्तन के बाद किरणें समानांतर हो रही है ना। सॉरी, बताना भूल गया, ये किरणें आगे बढ़ेंगी और वो दूसरे लेंस पर गिरेंगी। बताओ, इस लेंस पर ये जो किरणें गिर रही हैं वो कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, I1 से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो इन किरणों के लिए ऑब्जेक्ट का काम I1 करेगा। और बताओ, दूसरे लेंस से अपवर्तन के बाद किरणें समानांतर हो रही है ना, तो हमको पता है कि दूसरे लेंस के अपवर्तन के बाद किरणें समानांतर हो रही है, मतलब इन किरणों के लिए ऑब्जेक्ट का काम जो I1 कर रहा था वो इसके उल्टे फोकस पर होना चाहिए, है ना, बताया था ना। ये किरणें अगर इसके उल्टे फोकस से होकर के आए तो अपवर्तन के बाद समानांतर हो जाती हैं। बस हम लॉजिकली बोल सकते हैं कि दूसरे अपवर्तन के बाद किरणें समानांतर हो रही है, मतलब इन किरणों के लिए ऑब्जेक्ट का काम जो I1 कर रहा था वो इस लेंस के उल्टे फोकस पे होना चाहिए, मतलब 10 सेंटीमीटर दूरी पर होना चाहिए। ठीक है ना। बस I1 अगर इसके उल्टे फोकस पर होगा, मतलब 10 सेंटीमीटर दूरी पर होगा, तो जो किरणें आएंगी उसके उल्टे फोकस से होकर के आएंगी, तो अपवर्तन के बाद समानांतर हो जाएंगी। तो बस तुम बताओ कि समानांतर आपतित किरणें दो अपवर्तन के बाद वापस समानांतर हो, उसके लिए ये दूरी 30 और ये दूरी 10 सेंटीमीटर, मतलब दोनों लेंसेज के बीच आपस में दूरी कितनी हो जाएगी, 30 + 10 मतलब 40 सेंटीमीटर। दोनों लेंसेज के बीच आपस में दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया, ठीक। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखना। तो सेकंड पार्ट में हमको पूछा है कि बताओ, आपतित किरणें भी समानांतर है और अपवर्तित किरणें भी समानांतर है, लेकिन साफ साफ देख सकते हो। बताओ, आपतित किरणें जो है वो दूर दूर है और उसकी तुलना में अपवर्तित किरणें, निर्गत किरणें पास पास हो गई ना। बोल सकते हैं कि आपतित बीम की तुलना में निर्गत बीम में किरणों का घनत्व ज्यादा होगा, मतलब तीव्रता भी ज्यादा होगी। तो आपतित किरणों की तुलना में निर्गत बीम की तीव्रता कितना गुना होगी वो देखना है, ठीक। ठीक, तो उसके लिए एक बार किसी किरण पुंज की तीव्रता के बारे में देख लेते हैं। ये तो हमको पता है कि कोई एक या दो किरणें नहीं होती, एक्चुअली बहुत सारी किरणों का बीम होता है, किरणों का पुंज होता है। चलो मान लेते हैं कि प्रकाश की किरणों का बेलनाकार कोई बीम है, मतलब बेलनाकार कोई पुंज है,
जिसकी क्रॉस सेक्शन त्रिज्या r मान लेते हैं। बस हमको देखना है कि इस बीम में प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी वो देखना है। ये तो मॉडर्न फिजिक्स विकिरण कई बार बताया था कि प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, ऊर्जा प्रवाह की दर प्रति क्षेत्रफल। ये तो प्रकाश की है ना, इस बीम की तीव्रता कितनी होगी, ऊर्जा प्रवाह की दर अपन इस बीम का क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। इस बीम की तीव्रता ही होगी ऊर्जा प्रवाह की दर अपन इस बीम का क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब तुम बताओ, क्योंकि हम मान रहे हैं कि इस प्रोसेस में ऊर्जा में कोई लॉस नहीं हो रहा, मतलब जिस दर से ऊर्जा आ रही है उसी दर से ऊर्जा जा रही है, तो बीच में कोई ऊर्जा में लॉस नहीं होगा, तो ऊर्जा प्रवाह की दर तो कांस्टेंट रहेगी। बेचारा पाई भी कांस्टेंट है, तो इससे हम बोल सकते हैं कि बेलनाकार पुंज की तीव्रता प्रोपोर्शनल टू 1 अपन आर स्क्वायर। तो बताने की जरूरत नहीं पड़े, तुमको अंडरस्टूड होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना कि किरणों का कोई बेलनाकार पुंज हो तो उसकी तीव्रता प्रोपोर्शनल टू 1 अपन आर स्क्वायर होता है, होगी। मतलब पुंज फैल करके इसकी क्रॉस सेक्शन त्रिज्या 3 गुना हो जाए तो तीव्रता 1/9 गुना हो जाएगी, और सिमट करके अगर बीम की क्रॉस सेक्शन त्रिज्या आधी हो गई तो तीव्रता 1 अपन आधे का स्क्वायर मतलब 4 गुनी हो जाएगी। ठीक, बस अब हमको देखना है कि आपतित बीम की तुलना में निर्गत बीम की तीव्रता कितना गुना हो जाएगी वो देखना है। तो उसके लिए हमको आपतित और निर्गत बीम का क्रॉस सेक्शन त्रिज्या हमको देखनी है। ठीक है, या क्रॉस सेक्शन व्यास देखना है। तो तुम बताओ कि आपतित किरणें ऐसी है ना, तो ये जो दूरी होगी वो क्या होगी, आपतित किरणों के बीम का क्रॉस सेक्शन व्यास, है ना, बोल सकते हैं कि आपतित किरणें ऐसी है, तो ये दूरी क्या होगी, आपतित, है ना, आपतित बीम का क्रॉस सेक्शन व्यास होगा। और निर्गत किरणें ऐसे जा रही है तो ये क्या होगा, निर्गत किरणों के बीम का क्रॉस सेक्शन व्यास होगा। तो बस हमको देखना है कि आपतित किरणों की तुलना में निर्गत किरणों के बीम का व्यास कितना गुना हो जाएगा वो देखना है। तो उसके लिए हम समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो ना। तुम देखते ही बताओ कि एक तो ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, बताओ दोनों समरूप होंगे या नहीं होंगे, सारे कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण सम्मुख कोण से बराबर है, ये और ये एकांतर कोण बराबर है, और ये एकांतर कोण भी बराबर है। इससे बताओ ये त्रिभुज और ये त्रिभुज बिल्कुल समरूप होंगे। समरूप होंगे मतलब भुजाएं समान अनुपात में होंगी। तो इस त्रिभुज की क्षैतिज भुजा 30 और इस त्रिभुज की क्षैतिज भुजा 10, तो इस वाले त्रिभुज की तुलना में इस वाले त्रिभुज की क्षैतिज भुजा 1/3 है, तो समानुपाती रूप से ये क्रॉस सेक्शन व्यास भी 1/3 होगा। मतलब आपतित किरणों के बीम का क्रॉस सेक्शन व्यास d है, तो निर्गत किरणों के बीम का क्रॉस सेक्शन व्यास d होगा। तो इतना सारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, तुम देखते ही बोल सकते हो। इस समरूप त्रिभुज के अनुसार इसकी तुलना में इसकी x वाली दूरी 1/3 है, तो आपतित की तुलना में निर्गत किरणों के बीम की क्रॉस सेक्शन व्यास भी 1/3 होगा। बस हम पक्का बोल सकते हैं ये बताओ, आपतित किरणों की तुलना में निर्गत किरणों के बीम का व्यास 1/3 होगा, तो तब निर्गत किरणों के बीम का व्यास 1/3 होगा, तो समानुपाती रूप से निर्गत बीम की क्रॉस सेक्शन त्रिज्या भी 1/3 होगी, और क्रॉस सेक्शन त्रिज्या 1/3 होगी, तो तीव्रता प्रोपोर्शनल 1 अपन आर स्क्वायर, तो 1 अपन 1/3 का स्क्वायर तो कितना हो गया, 9 गुना, है ना। क्या हो रहा है यार, ढंग से लिखा नहीं, ये तो बोल सकते हैं, पक्का बोल सकते हैं। ये बताओ इसकी तुलना में क्षैतिज भुजा 1/3 है, तो ये क्रॉस सेक्शन व्यास भी 1/3 होगा, मतलब आपतित बीम की तुलना में निर्गत बीम का क्रॉस सेक्शन व्यास 1/3, तो समानुपाती रूप से क्रॉस सेक्शन त्रिज्या भी 1/3, तो तब बीम की तीव्रता प्रोपोर्शनल टू, तीव्रता कितनी होगी, 1 अपन 1/3 का स्क्वायर, मतलब आपतित की तुलना में निर्गत बीम की तीव्रता 9 गुना हो जाएगी। ये इजीली कर सकते हैं ना। और तो सोच के बताओ तुम कि बताओ आपतित किरणें भी समानांतर थी और दो अपवर्तन के बाद निर्गत किरणें भी समानांतर हो गई, तो तब निर्गत किरणें समानांतर हो गई मतलब न तो मिलेंगी और न मिलती हुई प्रतीत होंगी, मतलब इसकी तुल्य फोकस दूरी इनफाइनाइट हो जाएगी, है ना। तो तुम बताओ कि तुल्य फोकस दूरी इनफाइनाइट हो जाएगी तो व्युत्क्रमानुपाती रूप से तुल्य पावर 0 हो जाएगी। ध्यान रखना कि अभी तो लड्डू उठाए से क्लियर लिखा है, लेकिन कई बार क्वेश्चन ये पूछता है कि दोनों लेंसेज के बीच दूरी कितनी हो ताकि इस पूरे सिस्टम की तुल्य फोकस दूरी इनफाइनाइट हो या तुल्य पावर 0 हो। समझ जाना कि तुल्य पावर 0 होने के लिए या तुल्य फोकस दूरी इनफाइनाइट होने के लिए समानांतर आपतित किरणें दो अपवर्तन के बाद वापस समानांतर हो जानी चाहिए।
और उसके लिए दोनों लेंसेज के बीच दूरी 40 सेंटीमीटर रखनी होगी। हाँ बच्चों, अभी किया था वैसा ही एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ। इस बार भी सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन है। तो इस बार भी दो लेंस है जो समाक्षी रखे हुए हैं। एक की फोकस दूरी 30 और दूसरे की फोकस दूरी वही 10 सेंटीमीटर है, लेकिन इस बार पहला लेंस तो उत्तल है लेकिन दूसरा लेंस अवतल है। तो पिछले ऐसा ही क्वेश्चन है कि बस में पहला लेंस उत्तल और दूसरा अवतल, इसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर और इसकी 10 सेंटीमीटर है। इस बार भी हमने समानांतर किरणें गिराई हैं। किरणें पहले इस उत्तल लेंस से अपवर्तित होंगी और फिर अवतल लेंस से अपवर्तित होंगी। और हम चाहते हैं कि दो अपवर्तन के बाद समानांतर आपतित किरणें वापस समानांतर हो जाएं। तो उसके लिए दोनों लेंसेज के बीच आपस में दूरी कितनी रखनी पड़ेगी वो देखना है। और दूसरा वही पूछा है कि आपतित बीम की तुलना में निर्गत बीम की तीव्रता कितना गुना होगी वो देखना है। हाँ बच्चों, इसको कर लेते हैं हम। ठीक, तो वही हमको दे रखा है कि हमको दे रखा है कि समानांतर किरणें सबसे पहले इस उत्तल लेंस पर गिरा रहे हैं, फिर वो किरणें अवतल लेंस पे गिरेंगी। दो अपवर्तन के बाद समानांतर किरणें वापस समानांतर ही हो रही हैं। तो दोनों लेंसेज के बीच दूरी कितनी होनी चाहिए वो देखना है। स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखो सबसे पहले ये समानांतर किरणें इस उत्तल लेंस पे गिरा रहे हैं, तो हमको अच्छे पता है कि उत्तल लेंस पर अगर समानांतर किरणें गिराएंगे तो उत्तल लेंस किरणों को समेटेगा और कहाँ समेटेगा, अपने फोकस पर। तो इसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो किरणों को 30 सेंटीमीटर दूर समेटेगा। है ना, इसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो किरणों को 30 सेंटीमीटर दूर समेटेगा। फिर उत्तल लेंस किरणों को यहाँ समेटेगा। सही है ना। बस इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि पहली इमेज I1 यहाँ बनेगी, है ना। बस बोल सकते हैं कि समानांतर किरणें उत्तल लेंस पे गिरेंगे तो उत्तल लेंस किरणों को समेटेगा, अपने फोकस पर समेटेगा ना। तो इसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, तो किरणों को 30 सेंटीमीटर दूर समेटेगा। तो इस टाइप से पहली इमेज I1 यहाँ बनेगी, है ना। और बताओ, जो पहली इमेज होगी वो उत्तल लेंस से कितनी दूरी पर होगी, 30 सेंटीमीटर पहली इमेज यहाँ बनेगी। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, पहली इमेज यहाँ बन गई ना। अब ये किरणें रुकेंगी नहीं, किरणें और आगे बढ़ेंगी। और बताओ, अब ये किरणें किससे टकराएंगी, इस अवतल लेंस पे टकराएंगी। ये ऐसे बनाए, ये तो किरणें रुकेंगी नहीं और आगे बढ़ेंगी, और अब ये किरणें अवतल लेंस से टकराएंगी। और तुम बताओ, ये अवतल लेंस पर ये जो किरणें गिर रही हैं वो कहाँ से मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, I1 पर मिलती प्रतीत हो रही हैं। इसलिए इन किरणों के लिए ऑब्जेक्ट का काम I1 करेगा। ये भले ही आभासी ऑब्जेक्ट है, लेकिन इन किरणों के लिए ऑब्जेक्ट का काम I1 करेगा। और देखो, अब अवतल लेंस से अपवर्तित होने के बाद किरणें समानांतर हो रही हैं। बस तुम आराम से बताओ, इस अवतल लेंस से अपवर्तित होने के बाद किरणें समानांतर हो रही है ना। तो तब किरणें समानांतर हो जाए उसके लिए इन किरणों के लिए ऑब्जेक्ट का काम जो I1 कर रहा था वो इसके उल्टे फोकस पर होना चाहिए, है ना, बताया था मैंने। ये अगर कोई भी किरण इसके उल्टे फोकस की ओर निशाना लगाते हुए हो तो वो किरण अपवर्तन के बाद समानांतर हो जाती है ना। बस अपवर्तन के बाद किरणें समानांतर हो गई, मतलब इन किरणों के लिए ऑब्जेक्ट का काम जो I1 कर रहा था वो इसके उल्टे फोकस पर होना चाहिए। मतलब वो इस लेंस से कितनी दूरी पर होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे होना चाहिए। ठीक है, बस दोनों लेंसों के बीच आपस में दूरी भी निकाल सकते हैं ना। बताओ, ये I1 की इस उत्तल लेंस से दूरी 30 सेंटीमीटर है, उसमें से ये दूरी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो उत्तल लेंसों के बीच आपस में दूरी कितनी बचेगी इस बार, 30 माइनस 10 मतलब 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो समानांतर किरणें अंत में समानांतर ही हो जाएंगी। अब चलो तुम बताओ कि दोनों लेंसों के बीच दूरी 20 सेंटीमीटर रखें तो समानांतर किरणें अंत में समानांतर ही चली आएंगी। और बताओ, समानांतर आपतित किरणें अंत में समानांतर ही चली आएंगी, मतलब न तो मिलेंगी न मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो इनकी तुल्य फोकस दूरी इनफाइनाइट होगी, या दूसरे शब्दों में तुल्य पावर 0 होगी। तो इजीली इसको कर सकते हो। अब हमको पूछा है कि साफ साफ दिख रहा है कि आपतित किरणें भी समानांतर है और निर्गत किरणें भी समानांतर है, लेकिन बताओ, आपतित किरणें दूर दूर है मतलब उनकी घनत्व या तीव्रता कम है, और निर्गत किरणें पास पास है तो इनका घनत्व या तीव्रता ज्यादा है। बस हमको देखना है कि आपतित बीम की तुलना में निर्गत बीम की तीव्रता कितना गुना होगी वो देखना है। तो हमको अच्छे पता है कि किरणों का बेलनाकार बीम है, इसलिए इस बार इन
किरणों की तीव्रता प्रोपोर्शनल टू 1/r² होगा। तो हमको देखना है कि आपतित बीम की तुलना में निर्गत बीम का क्रॉस सेक्शन त्रिज्या है, क्रॉस सेक्शन व्यास कितना गुना होगा वो देखना है। तो आपतित किरणें ऐसी है ना, तो ये जो दूरी होगी वो आपतित किरणों के बीम का क्रॉस सेक्शन व्यास होगा, और निर्गत किरणें ऐसी है मतलब ये जो दूरी होगी वो निर्गत बीम का क्रॉस सेक्शन व्यास होगा। बस उसके लिए वही समरूप त्रिभुज का यूज करते हैं ना। तो तुम बताओ कि छोटा सा त्रिभुज ये वाला है और एक बड़ा वाला त्रिभुज ये, बताओ दोनों समरूप होंगे ना, सारे कोण बराबर है यार। बताओ ये कोण दोनों के लिए कॉमन है, ये और ये संगत कोण बराबर है और ये संगत कोण भी बराबर है, सारे कोण बराबर है, मतलब छोटा वाला त्रिभुज और कंप्लीट बड़ा वाला त्रिभुज दोनों समरूप होंगे, मतलब भुजाएं समान अनुपात में होंगी। तो बताओ, ये बताओ जो बड़ा वाला त्रिभुज है, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसकी कुछ कुल क्षैतिज भुजा कितनी है, 30 सेंटीमीटर, और छोटा वाला त्रिभुज है उसकी क्षैतिज भुजा 10 सेंटीमीटर। तो बताओ इस बड़े वाले त्रिभुज की तुलना में छोटे वाले त्रिभुज की क्षैतिज भुजा 1/3 है, तो समानुपाती रूप से ऊर्ध्वाधर भुजा भी 1/3 होगी, मतलब आपतित किरणों की तुलना में निर्गत किरणों के बीम का क्रॉस सेक्शन व्यास 1/3 होगा। तो लिख देता हूँ कि आपतित की तुलना में निर्गत बीम का क्रॉस सेक्शन व्यास 1/3 होगा, तो समानुपाती रूप से बीम की क्रॉस सेक्शन त्रिज्या भी 1/3 होगी, और क्रॉस सेक्शन त्रिज्या 1/3 है ना। आपतित की तुलना में निर्गत बीम की क्रॉस सेक्शन त्रिज्या 1/3 होगी, तो तीव्रता तो प्रोपोर्शनल टू 1/r² होती है, तो 1/1/3 का स्क्वायर, मतलब तीव्रता कितनी गुना हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगी। इजीली इसको कर सकते हैं। हाँ बच्चों, अब इसमें कई बार लेंस और दर्पण के मिक्स क्वेश्चन आते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो लॉजिकल होते हैं, कई बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देख लेना। पहले मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ। देखो इसमें हमको दे रखा है कि कोई ऐसा उत्तल लेंस में तो अभिसारी लेंस है जिसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, और उससे कुछ दूरी पर हमने कोई अवतल दर्पण रख दिया है जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगी। अब इस उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना। बस हमको हमको ये पूछा है कि लेंस और दर्पण के बीच दूरी कितनी रखें ताकि फाइनल इमेज वापस ऑब्जेक्ट पर ही बने। तो उसके लिए लेंस और दर्पण के बीच दूरी कितनी रखनी होगी वो देखना है ना। स्टार्ट करते हैं। तो हमको दे रखा है कि उत्तल लेंस है, अवतल दर्पण है, और उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है। ये तो हमको अच्छे पता है कि ऑब्जेक्ट जिस कलर का होगा उस कलर की किरणें निकलेंगी। सर बच्चों लिखने में गलती हो गई थी, ये फोकस दूरी लेंस की 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। हम्म ये थोड़ी सी गलती हो गई थी। ये तो सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन ये लेंस की फोकस दूरी एक्चुअली 20 सेंटीमीटर है। बस लेंस दर्पण के बीच दूरी कितनी रखें ताकि फाइनल इमेज वापस ऑब्जेक्ट पर ही बने वो देखना है। तो चलो हिम्मत करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो ऑब्जेक्ट इधर रखा है, तो ऑब्जेक्ट जिस कलर का उस कलर की किरणें निकलेंगी, और साफ साफ दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट की किरणें पहले इस उत्तल लेंस से अपवर्तित होंगी। तो बस इमेज कहाँ बनेगी वो देखना है ना। तुम आराम से बताओ कि अभी इस उत्तल लेंस से अपवर्तन हो रहा है, तो बस इस उत्तल लेंस के लिए ऑब्जेक्ट इमेज दूरी का फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। तो इस उत्तल लेंस के लिए ऑब्जेक्ट इमेज दूरी का फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ लिख देता हूँ। तो उत्तल लेंस से ऑब्जेक्ट इमेज दूरी का फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/, अब तो कहने की जरूरत नहीं है कि आपतित किरण इस साइड से आ रही है, से इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। 1/v निकालना है, माइनस 1/u, तो ऑब्जेक्ट 30 इस साइड है, इससे माइनस 30 बराबर 1/f। तो इस उत्तल लेंस से इसका फोकस तो इस साइड होगा ना, इसलिए प्लस 20। इसको सॉल्व कर लेना तो v इक्वल टू प्लस 60 सेंटीमीटर आएगा। तो तुम बताओ इमेज दूरी पॉजिटिव है ना, तो इमेज दूरी पॉजिटिव आ रही है, मतलब इमेज इस साइड बनेगी है ना भाई। कि इमेज दूरी पॉजिटिव आ रही है मतलब इमेज इस साइड बनेगी, और यहाँ से 60 सेंटीमीटर दूरी पर इमेज इधर बनेगी। तो चलो इस इमेज को हम I1 बोल लेते हैं, यहाँ बनेगी। और इमेज कैसे बनेगी वो भी देख सकते हो ना, तुम आराम से बताओ कि किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तित होंगी,
बनाया था। कैसे बनेंगी वो भी देख सकते हैं। तुम बताओ कि किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तित होंगी और अपवर्तित होने के बाद I1 पर मिलेंगे इस तरह से। पहली इमेज I1 इस लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगी। तब हमको अच्छे पता है कि किरणें I1 पर मिलेंगी तो सही, लेकिन मिलने के बाद रुकेंगी नहीं, किरणें और आगे बढ़ेंगी और अब एक किरणें इस अवतल दर्पण से भी टकराएंगी। और तुम आराम से बताओ कि अवतल दर्पण से ये जो किरणें टकरा रही हैं वो I1 से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो इन किरणों के लिए ऑब्जेक्ट का काम I1 करेगा और अब ये किरणें इस अवतल दर्पण से टकराएंगी। अब देखो इस बार हम चाहते हैं कि फाइनल इमेज वापस इस बार हम चाहते हैं कि फाइनल इमेज वापस ऑब्जेक्ट पर ही बने। तुम खुद बताओ कि फाइनल इमेज वापस ऑब्जेक्ट पर ही बने, उसके लिए परावर्तन के बाद किरणें अपना पथ दोहरानी चाहिए। तो ये मेन चीज है यार, कि हम चाहते हैं कि फाइनल इमेज वापस ऑब्जेक्ट पर ही बने, तो उसके लिए परावर्तन के बाद किरणें अपना पथ दोहरानी चाहिए, है ना? और तुम बताओ कि पथ दोहराने के लिए किरणें बिल्कुल अभिलंब टकरानी चाहिए। दिए कि फाइनल इमेज वापस ऑब्जेक्ट पर ही बने, उसके लिए परावर्तन के बाद किरणें अपना पथ दोहरानी चाहिए, मतलब उल्टे मुंह लौटनी चाहिए। और तुम बताओ कि किरणें बिल्कुल उल्टे मुंह लौटे, उसके लिए किरणें अभिलंबन टकरानी चाहिए। और तुम बताओ कि किरणें अभिलंबन टकरानी चाहिए, उसके लिए किरणें त्रिज्यी आनी हो, सॉरी, किरणें अभिलंबन टकराए उसके लिए किरणें त्रिज्यी रूप से आनी चाहिए। और त्रिज्यी आनी चाहिए मतलब इन किरणों के लिए ऑब्जेक्ट का काम जो I1 कर रहा है वो इस दर्पण के वक्रता केंद्र पे होना चाहिए। है, तो ये मेन चीज है कि फाइनल इमेज वापस ऑब्जेक्ट पर ही बने, उसके लिए परावर्तन के बाद किरणें अपना पथ दोहरानी चाहिए, मतलब किरणें उल्टे मुंह लौटनी चाहिए। और मैंने चमका कर बताया था कि किरणें उल्टे मुंह लौटे, उसके लिए किरणें बिल्कुल अभिलंब टकरानी चाहिए और उसके लिए किरणें बिल्कुल त्रिज्यी आनी चाहिए। और त्रिज्यी आनी चाहिए मतलब इन किरणों के लिए जो ऑब्जेक्ट का काम I1 कर रहा है वो वक्रता केंद्र पे होना चाहिए। तो तुम खुद सोच के बताओ, तुम खुद सोच के बताओ कि इन किरणों के लिए ऑब्जेक्ट का काम जो I1 कर रहा था, अगर वो इस दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो, तो बता इस केंद्र से आने वाली किरणें त्रिज्यी होंगी। त्रिज्यी होंगी मतलब दर्पण से अभिलंब टकराएंगी। और तुम बताओ कि अभिलंब टकराएंगे तो परावर्तन के बाद बिल्कुल अभिलंबित ही लौट जाएंगी, उल्टे मुंह लौट जाएंगी, मतलब अपना पथ दोहराएगी। और बताओ फिर किरणें इस रास्ते से जाएंगी तो लेंस से अपवर्तन के बाद इसी रास्ते से वापस पहुंचेंगी, मतलब वापस ऑब्जेक्ट पर ही मिलेंगी। तो इस बार फाइनल इमेज वापस ऑब्जेक्ट पर बन जाएगी ना, तो उसके लिए परावर्तन के बाद किरणें पथ दोहरानी चाहिए, उल्टे मुंह लौटनी चाहिए, तो उसके लिए इन किरणों के लिए ऑब्जेक्ट का काम I1 कर रहा है वो वक्रता केंद्र पे होना चाहिए। मतलब ये वाली जो दूरी होगी वो कितनी होनी चाहिए, वक्रता त्रिज्या के बराबर होनी चाहिए, है ना? तो तुम बताओ कि इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। तो इन किरणों के लिए ऑब्जेक्ट का काम जो I1 कर रहा है वो भी वक्रता केंद्र पे होना चाहिए। मतलब इसकी दर्पण से दूरी कितनी होनी चाहिए, R इक्वल टू 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए, है ना? बस तुम आराम से बताओ, है ना, कि किरणें अगर I1 अगर वक्रता केंद्र पे होगा तो किरणें त्रिज्यी आएंगी, त्रिज्यी आएंगी मतलब अभिलंब टकराएंगी, तो अभिलंब लौट जाएंगे, मतलब जिस रास्ते से आ रही थी उसी रास्ते से निकल जाएंगी और ऑब्जेक्ट से निकली थी तो वापस ऑब्जेक्ट पर ही मिल जाएंगी, तो फाइनल इमेज वापस ऑब्जेक्ट पर बन जाएगी। ये तो बस तुम आराम से बताओ कि बताओ उसके लिए ये दूरी तो कितनी होनी चाहिए, 60, और ये दूरी 20 होनी चाहिए। तो लेंस और दर्पण के बीच आपस में दूरी कितनी होनी चाहिए, 60 प्लस 20 मतलब 80 मीटर, 80 सेंटीमीटर ये होनी चाहिए। है तो इजीली कर सकते हो। अब देखो ये तो कर लिया, लेकिन अगर ढंग से देखें तो इसके एक नहीं दो सॉल्यूशन पॉसिबल है ना? ध्यान रखना, ये फर्स्ट पार्ट तो कर लिया, लेकिन अगर ढंग से देखें तो इसके एक नहीं दो सॉल्यूशन पॉसिबल है। अब दूसरा सॉल्यूशन देखना वो तो ज्यादा आसान है, तो वही केस दे रहा हूं मैं। क्योंकि 30 सेंटीमीटर दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा है, तो हमको पता है कि ऑब्जेक्ट से किरणें निकलेंगी और सबसे पहले किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तित होंगी ना। तो हम देख चुके हैं कि उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद इमेज प्लस 60 सेंटीमीटर, प्लस मतलब इमेज इस साइड बनेगी और 60 सेंटीमीटर इधर बनेगी, तो इस तरह से पहली इमेज I1 बनेगी और देख चुके हैं। तो बता किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तित होंगी
अपवर्तन के बाद I1 पर मिलेंगी, इस तरह से पहली इमेज I1 बनेगी, ये तो पहले ही देख चुके हैं। तो पहली इमेज I1 यहाँ बनेगी और देख चुके हैं, ठीक। अब तुम सोच के बताओ, है ना? ये तो तुम दिमाग लगा बताओ कि बताओ अगर अपना अवतल दर्पण बिल्कुल I1 से सटा करके लगा दें, है ना? थोड़ा सोच के बताओ। ये सोच के बताओ कि इस अवतल दर्पण को बिल्कुल I1 से सटा करके लगा दें, तो दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें उल्टे मुंह तो नहीं लौटेंगी, लेकिन परस्पर इंटरचेंज हो जाएंगी, या तो ये बोल सकते हैं कि अगर अवतल दर्पण को बिल्कुल I1 से सटा कर रखें, तो परावर्तन के बाद किरणें उल्टे मुंह तो नहीं लौटेंगी, लेकिन परस्पर इंटरचेंज हो जाएंगी। तुम बताओ कि जो किरण ऊपर वाले रास्ते से आ रही थी, वो परावर्तन के बाद नीचे वाले रास्ते से निकल लेगी, और जो किरण नीचे वाले रास्ते से आई थी, वो परावर्तन के बाद ऊपर वाले रास्ते से निकल लेंगी, ठीक है। और उसके बाद बताओ, फिर ये किरणें पीछे आएंगी और लेंस से अपवर्तित होने के बाद वापस ऑब्जेक्ट पर ही मिलेंगी, मतलब इस बार भी फाइनल इमेज वापस ऑब्जेक्ट पर ही बनेगी। तो सेकंड सॉल्यूशन भी ध्यान रखना, अगर दर्पण को बिल्कुल I1 से सटा दें, तो दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें उल्टे मुंह तो नहीं लौटेंगी, लेकिन परस्पर इंटरचेंज हो जाएंगी, मतलब जो किरणें ऊपर वाले रास्ते से आ रही थी, वो नीचे वाले रास्ते जाएंगी, और जो किरणें नीचे वाले रास्ते से आ रही थी, वो ऊपर वाले रास्ते जाएंगी। मतलब अल्टीमेटली किरणें भले इंटरचेंज हो, लेकिन इसी रास्ते जाएंगी, और लेंस से अपवर्तन के बाद वापस ऑब्जेक्ट पर ही मिलेंगी, इसलिए इस केस में भी फाइनल इमेज वापस ऑब्जेक्ट पर ही बनेगी। और इस बार इन दोनों के बीच दूरी आपस में कितनी होनी चाहिए? बिल्कुल 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो बस इसके दो सॉल्यूशन आ गए, पक्का बोल सकते हैं कि फाइनल इमेज वापस ऑब्जेक्ट पर ही बने, उसके लिए लेंस और दर्पण के बीच दूरी तुम या तो 80 सेंटीमीटर भी रख सकते हो या 60 सेंटीमीटर भी रख सकते हो। तो अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, तब तो 80 और 60 सेंटीमीटर दोनों पॉसिबल है, दोनों करेक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर सिंगल चॉइस क्वेश्चन आ गया, है ना, सिंगल चॉइस क्वेश्चन आ गया, मतलब 80 और 60 सेंटीमीटर इन दोनों में कंपटीशन हो, तो फिर ये सेकंड वाला सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है ना। अगर तुम ढंग से चेक करो, ये तुम ढंग से चेक करो तो तुमको पता चलेगा ये क्या हो रहा है। फिर ढंग से चेक करोगे तो तुमको पता चलेगा कि फर्स्ट केस में फाइनल इमेज वापस ऑब्जेक्ट पर ही तो बनेगी, लेकिन फर्स्ट केस में तुम चेक करोगे पता चलेगा कि जो फाइनल इमेज है ऑब्जेक्ट की उल्टी बनेगी। ये ध्यान रखना, वही थोड़ी देर में चेक कर भी लेंगे, तो ध्यान रखना कि फर्स्ट केस में फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट की स्थिति पर तो बनेगी, लेकिन ढंग से चेक करोगे तो जो फाइनल इमेज है ऑब्जेक्ट की तुलना में उल्टी बनेगी, मतलब फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट पर पूरी तरह से अतिव्यापित नहीं होगी। लेकिन ये जो सेकंड केस है, यानी सेकंड केस में जो फाइनल इमेज जो ऑब्जेक्ट पर ही बनेगी और बिल्कुल सीधी बनेगी, मतलब इसमें फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से अतिव्यापित करेगी। इससे ध्यान रखना कि इन दोनों में अगर कंपटीशन हो तो फिर सेकंड को सिलेक्ट करेंगे। चलो एक बार फटाफट देख लेते हैं कि फर्स्ट केस में फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट की सीधी बनेगी या उल्टी, और सेकंड केस में देखते हैं। चलो पहले फर्स्ट केस में देखते हैं, और कोई बेवकूफी करने का टाइम नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट सोचेंगे, ठीक है ना। तो चलो मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं कि इस बार ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, और चलो ऑब्जेक्ट की ऊंचाई 10 मिलीमीटर है, और मान लेते हैं ऑब्जेक्ट मुख्य के ऊपर है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले बताओ कि ऑब्जेक्ट की किरणें पहले लेंस से अपवर्तित होंगी, तो पहली इमेज I1 बनेगी, है ना। तो लेंस से अपवर्तित होगी तो पहली इमेज I1 बनेगी। इसकी ऊंचाई देखनी है तो डायरेक्ट बताओ कि बताओ ऑब्जेक्ट दूरी 30, इमेज दूरी 60। ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज की दूरी डबल है, तो ऊंचाई भी डबल होगी। ऑब्जेक्ट की ऊंचाई 10 मिलीमीटर है, तो इमेज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 20 मिलीमीटर। पता है कि इमेज इस साइड बन रही हो तो वास्तविक बन रही है, वास्तविक मतलब उल्टी बनेगी। तो ऑब्जेक्ट मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो बनने वाली पहली इमेज I1 मुख्य अक्ष के नीचे होगी। फिर किरण अवतल दर्पण से टकराएंगी, और तुम बताओ कि जो ऑब्जेक्ट है वो वक्रता केंद्र पर है, मतलब 2F पर है ना। तो हमको अच्छे पता है कि बताओ, है ना, किरण अवतल दर्पण से टकराएंगे, उनके लिए ऑब्जेक्ट का काम I1 कर रहा है ना, वो वक्रता केंद्र पर है, मतलब 2F पर है। तो हमको पता है कि अवतल दर्पण की केस में ऑब्जेक्ट 2F पर हो तो इमेज भी 2F पे बनती है, वास्तविक बनती है, वस्तु के बराबर आकार की बनती है, लेकिन उल्टी बनती है। तो जो I1 है वो मुख्य अक्ष के नीचे है, तो जो I2 इमेज बनेगी वो मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगी, है ना। ऊंचाई तो 20 मिलीमीटर होगी, लेकिन है ना I1 मुख्य अक्ष के नीचे, तो I2 मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगी। उसके बाद बताओ, ये किरणें यहाँ मिलेंगी, उसके बाद अब किरणें लौट कर लेंस पे गिरेंगी,
और बताओ, किरणें लेंस पे गिरेंगे तो अगले अपवर्तन के बाद किरणें वापस ऑब्जेक्ट पर ही बनेंगी बस। अब ये तीसरा जो लेंस से अपवर्तन हो रहा है उसमें देखते हैं, तो उसमें ऑब्जेक्ट दूरी 60, इमेज दूरी 30। ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज की दूरी आधी है तो ऊंचाई भी आधी होगी। तो बताओ, इन किरणों के लिए ऑब्जेक्ट का काम I2 करा, उसकी ऊंचाई 20 मिलीमीटर। तो तीसरी इमेज जो I3 बनेगी उसकी ऊंचाई इसकी आधी होगी, मतलब 10 मिलीमीटर होगी। और तुम बताओ, इस बार भी जो I2 से जो I3 इमेज वापस ऑब्जेक्ट बनेगी वो वास्तविक बन रही है। वास्तविक मतलब उल्टी होगी। I2 मुख्य अक्ष के ऊपर होगा तो I3 मुख्य अक्ष के नीचे बनेगी, मतलब पक्का बोल सकते हैं कि फर्स्ट केस में जो फाइनल इमेज I3 है वो ऑब्जेक्ट वाली स्थिति पर तो बनेगी, लेकिन एक्चुअली ऑब्जेक्ट की उल्टी बनेगी, इसलिए पूरी तरह से अतिव्यापित नहीं होगी। लेकिन ये जो केस है इसमें फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट से पूरी तरह से अतिव्यापित होगी, उसको भी चेक कर सकते हैं। चलो इस बार भी वही एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेते हैं 10 मिलीमीटर, जो मुख्य के ऊपर है ना। तो तुम बताओ कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट की किरणें लेंस से अपवर्तित होंगी, पहली इमेज I1 बनेगी। और साफ साफ दिख रहा है कि लेंस से अपवर्तन के बाद इमेज यहाँ बनेगी। तो बस तुम बताओ कि ऑब्जेक्ट दूरी 30, इमेज दूरी 60। ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज की दूरी डबल है तो समानुपाती रूप से ऊंचाई भी डबल होगी। तो ऑब्जेक्ट की ऊंचाई 10 मिलीमीटर है तो बनने वाली पहली इमेज I1 की ऊंचाई 20 मिलीमीटर होगी। इमेज इस साइड बन रही है, वास्तविक में तो उल्टी बनेगी। ऑब्जेक्ट मुख्य अक्ष के ऊपर है तो इमेज मुख्य अक्ष के नीचे बनेगी, ठीक है। ये तो I1 बन गई। अब अगली इमेज I2 कहाँ बनेगी वो देखना है। तुम बताओ, इस बार दर्पण को I1 से सटा के रखा है ना, मतलब जो ऑब्जेक्ट I1 है वो इस दर्पण के ध्रुव पर होगा। कह सकते हैं ना कि दर्पण को I1 से बिल्कुल सटा के रखा है, मतलब इन किरणों के लिए ऑब्जेक्ट का काम I1 करेगा जो दर्पण के ध्रुव पर होगा। तो ऑब्जेक्ट दर्पण के ध्रुव पर है तो उससे बनने वाली जो दूसरी इमेज I2 है भी दर्पण के ध्रुव पर ही बनेगी। अब इस बार जो इमेज होगी वो I1 की तुलना में उल्टी होगी या सीधी होगी वो देखना है। तो बताओ, इस बार आवर्धन वाले फॉर्मूले से काम नहीं चल रहा है। इस बार बताओ ऑब्जेक्ट I1 भी ध्रुव पे और I2 भी ध्रुव पर है, मतलब इस बार U भी टेंड्स टू 0 और V भी टेंड्स टू 0। तो आवर्धन हम जुगाड़ से भी नहीं निकाल पा रहे हैं और इस फॉर्मूले से भी नहीं निकाल पा रहे हैं। बस इस बार आवर्धन का दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, F/F माइनस U। बताओ, I1 जो दर्पण के ध्रुव पर है ना, मतलब I1 की दर्पण से दूरी 0, मतलब U टेंड्स टू 0। U टेंड्स टू 0 रखेंगे तो आवर्धन F/F मतलब आवर्धन +1 आ गया। बस तुम बताओ, आवर्धन +1 आ गया, मतलब इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम जो I1 करा था उसकी ऊंचाई 20 मिलीमीटर है। तो अगली इमेज वापस ध्रुव पर ही बनेगी, उस I2 की ऊंचाई भी 20 मिलीमीटर होगी। आवर्धन प्लस है, मतलब ये जो I1 है वो मुख्य अक्ष के नीचे है तो I2 भी मुख्य अक्ष के नीचे ही होगा। अब ये किरणें लौट कर पीछे आएंगी और अब लेंस पे गिरेंगे ना, इनके लिए ऑब्जेक्ट का काम I2 करेगा और उससे अगली इमेज I3 बनेगी जो वापस ऑब्जेक्ट पर ही बन रही है, ठीक है। तुम बताओ कि इस प्रोसेस में ऑब्जेक्ट दूरी 60, इमेज दूरी 30। ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज की दूरी आधी है तो ऊंचाई भी आधी होगी। तो I2 की ऊंचाई 20 मिलीमीटर है तो बनने वाली तीसरी इमेज I3 की ऊंचाई 10 मिलीमीटर होगी। और बताओ, I2 से I3 में ये बन रही है, वास्तविक स्थिति उल्टी बनेगी। तो I2 मुख्य अक्ष के नीचे है तो I3 मुख्य अक्ष के ऊपर होगी। बस तुम बताओ कि इस केस में फाइनल इमेज बिल्कुल ऑब्जेक्ट की स्थिति पर भी बन रही है और सीधी बन रही है, मतलब इसमें फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से अतिव्यापित करेगी। तो मल्टीपल चॉइस में दोनों आंसर लिखते हैं, लेकिन इन दोनों में अगर कभी कोई कॉम्पिटिशन हुआ तो फिर हमको सेकंड सॉल्यूशन ही लिखना पड़ेगा, है ना। तो इजीली इसको कर सकते हैं। तो बच्चों देखो, अभी जो किया था उसी पे बेस एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये तुमको करना है। ठीक है, देखो इस बार भी सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन है। ये हमको दे रखा है, कोई ऑब्जेक्ट है, इससे 30 सेंटीमीटर दूरी पर कोई उत्तल लेंस रखा है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और उससे कुछ दूरी पर गोली दर्पण रखा है। ये तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही, बस एक ही डिफरेंस है। इस पिछले क्वेश्चन में जो दर्पण था अवतल था, लेकिन इस बार उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगी। बस इस बार भी हमको पूछा है कि लेंस और दर्पण के बीच आपस में दूरी कितनी हो ताकि फाइनल इमेज वापस ऑब्जेक्ट पर ही बने। तो इसमें भी दो आंसर संभव होंगे ना। तो चलो सोच के बताओ कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच दूरियां कौन कौन सी रख सकते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं, मेरे ख्याल से जो सिंसियर होगा उसने कर लिया होगा। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बस तुम बताओ कि ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर दूरी पर है तो ऑब्जेक्ट से किरणें निकलेंगी। पहले किरणें लेंस से अपवर्तित होंगी। इमेज कहाँ बनेगी उसके लिए लेंस का फॉर्मूला लगा सकते हैं।
1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय, कहने की जरूरत नहीं है कि आपतित किरणें इस साइड से आ रही है, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। 1 बाय वी निकालना है माइनस 1 बाय यू, माइनस 30 बराबर 1 बाय प्लस 20। इसको सॉल्व करेंगे तो v प्लस 60 सेंटीमीटर आएगा। तो तुम बताओ कि इमेज दूरी पॉजिटिव आ रही है ना, बस इमेज दूरी पॉजिटिव है मतलब इमेज इस साइड बनेगी, बनाया था। इमेज दूरी पॉजिटिव है मतलब इमेज इस साइड बनेगी और कितनी दूरी पर बनेगी 60 सेंटीमीटर दूरी पर इमेज I1 इधर बनेगी। और कैसे बनेगी वो भी देख सकते हो ना कि किरणें लेंस से अपवर्तित होंगी। और बताओ अपवर्तित होने के बाद 60 सेंटीमीटर पर मिलेंगी तो इमेज यहाँ बनेगी। कई बच्चे घबराते हैं, नहीं कई बच्चे सोचते हैं कि बीच में दर्पण आ गया है ना, कई बच्चे बोलते हैं सोचते हैं कि बीच में अवतल दर्पण आ गया, अब इसमें क्या करेंगे। तो ध्यान रखना कि मैंने गोली दर्पण के टाइम पे तुमको चमका कर बताया था कि अगर कभी भी है ना, कभी भी इमेज किसी अजीब स्थिति बने मतलब दर्पण के पीछे प्रिज्म के बीच में बने, इमेज कभी भी किसी अजीब स्थिति बने तो घबराना मत, इमेज को आप बिंदास बना देना। और फिर लॉजिक ये लगाएंगे कि अपवर्तित किरणें वहां तक पहुंच तो नहीं पाएंगी लेकिन अपवर्तित किरणों का निशाना I1 की ओर ही होगा। तो इस तरह से पहली इमेज I1 यहाँ बनेगी। अब ये किरणें आगे बढ़ेंगी और अब ये किरणें इस उत्तल दर्पण से टकराएंगी। और तुम बताओ कि उत्तल दर्पण से ये जो किरणें टकरा रही हैं वो कहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, I1 पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। इसलिए इन किरणों के लिए ऑब्जेक्ट का काम I1 करेगा। भले ही आभासी ऑब्जेक्ट है लेकिन इन किरणों के लिए ऑब्जेक्ट का काम I1 करेगा। और देखो इस बार हम चाहते हैं कि फाइनल इमेज वापस ऑब्जेक्ट पर ही बने, तो बस देखते ही बताओ कि फाइनल इमेज वापस ऑब्जेक्ट पर ही बने उसके लिए परावर्तन के बाद किरणें अपना पथ दोहरानी चाहिए। बोल सकते हैं ना कि फाइनल इमेज वापस ऑब्जेक्ट पर ही बने उसके लिए परावर्तन के टाइम पे किरणें अपना पथ दोहरानी चाहिए मतलब उल्टे मुंह लौटनी चाहिए। और तुम बताओ कि किरणें उल्टे मुंह लौटे उसके लिए किरणें दर्पण से बिल्कुल त्रिज्यी टकरानी चाहिए। त्रिज्यी टकरानी चाहिए मतलब इन किरणों के लिए ऑब्जेक्ट का काम जो I1 कर रहा है वो इस दर्पण के वक्रता केंद्र पे होना चाहिए, है ना। तुम सोच के बताओ, वही चीज सोच के बताओ कि इन किरणों के लिए ऑब्जेक्ट का काम जो I1 कर रहा है वो अगर वक्रता केंद्र सॉरी इन किरणों के लिए ऑब्जेक्ट का काम जो I1 कर रहा है वो अगर वक्रता केंद्र पर हो तो बताओ जो किरणें आ रही हैं वो केंद्र की ओर निशाना लगाते हुए मतलब किरणें त्रिज्यी होंगी। बोल सकते हैं ना कि I1 अगर इस दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो तो बताओ इस पर जो किरणें टकरा रही हैं वो ठीक, तब इस पर जो किरणें टकराएंगी वो केंद्र की ओर निशाना लगाती होंगी। और किरणें केंद्र की ओर निशाना लगाती होंगी मतलब किरणें त्रिज्यी टकराएंगी मतलब अभिलंबवत टकराएंगी। तो परावर्तन के बाद बिल्कुल अभिलंबवत ही लौट जाएंगी मतलब बिल्कुल उल्टे मुंह लौट जाएंगी। और फिर इस रास्ते जाएंगी तो लेंस से अपवर्तन के बाद इस रास्ते से जाएंगे मतलब फाइनल इमेज वापस ऑब्जेक्ट पर ही बन जाएगी। तो बस एक ही चीज कि फाइनल इमेज वापस ऑब्जेक्ट पर ही बने उसके लिए परावर्तन के बाद किरणें पथ दोहरानी चाहिए। पथ दोहराने के लिए अभिलंबन टकरानी चाहिए और अभिलंबन के लिए किरणें त्रिज्यी आनी चाहिए मतलब इन किरणों है ना, इन किरणों के लिए ऑब्जेक्ट का काम जो I1 कर रहा है वो इस दर्पण के वक्रता केंद्र पे होना चाहिए मतलब क्यों, तो इस I1 के दर्पण से दूरी वक्रता त्रिज्या R के बराबर होनी चाहिए मतलब 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बस तुम आराम से बताओ कि कुल दूरी 60 सेंटीमीटर है, उसमें से 20 सेंटीमीटर चली गई तो लेंस और दर्पण के बीच आपस में दूरी 60 माइनस 20, 60 माइनस 20 मतलब 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो एक सॉल्यूशन तो ये आ गया और इसका एक और सॉल्यूशन पता है डेटा। और दूसरा सॉल्यूशन तो बहुत इजी है ना, वही कि ऑब्जेक्ट से किरणें निकलेंगी, सॉरी ऑब्जेक्ट से किरणें निकलेंगी, लेंस से अपवर्तित होंगी और अपवर्तित होने के बाद 60 सेंटीमीटर दूरी पर मिलेंगी मतलब पहली इमेज I1 यहाँ बनेगी, वो तो हम देख चुके हैं ना। तो पहली इमेज I1 यहाँ बनेगी और तुम सोच के बताओ कि बताओ अगर इस उत्तल दर्पण को है ना, सोच के बताओ कि बताओ इस उत्तल दर्पण को बिल्कुल I1 से सटा दें, पहले किया था वैसे ही। सोच के बताओ कि उस उत्तल दर्पण को I1 से बिल्कुल सटा दें तो परावर्तन के बाद किरणें उल्टे मुंह तो नहीं लौटेंगी लेकिन परस्पर इंटरचेंज हो जाएंगी। जो किरणें ऊपर वाले रास्ते से आ रही थी वो
नीचे वाले रास्ते से निकल जाएंगी, और जो किरणें नीचे वाले रास्ते से आ रही थी वो किरणें ऊपर वाले रास्ते चली जाएंगी, मतलब अल्टीमेटली किरणें इसी रास्ते जाएंगी। तो लेंस से अपवर्तन के बाद वापस ऑब्जेक्ट पर ही मिलेंगी, मतलब इसमें भी फाइनल इमेज वापस ऑब्जेक्ट पर ही बनेगी। तो उसके लिए इस बार लेंस और दर्पण के बीच आपस में दूरी 60 सेंटीमीटर भी संभव है। तो अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो तो 40 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर दोनों ऑप्शन वैलिड हैं, लेकिन इन दोनों में अगर कंपटीशन हो तो फिर हम किसको सिलेक्ट करेंगे? 60 सेंटीमीटर इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ भी वही यार, है ना, यहाँ भी वही कि फर्स्ट केस में अगर तुम डिटेल में चेक करो, है ना, फर्स्ट केस में अगर डिटेल में चेक करो तो इसमें भी जो फाइनल इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट की स्थिति पर ही बनेगी, लेकिन एक्चुअली उल्टी बनेगी। ये पिछले क्वेश्चन में चेक कर चुका है, इस क्वेश्चन में तुम खुद चेक करना, फिर तुमको पता चलेगा कि फर्स्ट केस में इमेज जो ऑब्जेक्ट पर तो बनेगी लेकिन उल्टी बनेगी, पूरी तरह से अतिव्यापित नहीं होगी। लेकिन सेकेंड केस में तुम देखोगे कि सेकेंड केस में जो फाइनल इमेज है वो ऑब्जेक्ट पर ही बनेगी और साथ में सीधी बनेगी, मतलब पूरी तरह से अतिव्यापित होगी। तो इन दोनों में कंपटीशन हो तो फिर सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो देखो बच्चों, अब लेंस के हमने हर टाइप के क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है ना? और ध्यान रखना कि नॉर्मली यहीं तक ज्यादा पार्ट पूछा जाता है, सारा कर लिया। अब देखो, अब लेंस में एक बहुत टफ वाला पार्ट थोड़ा सा करते हैं। तो ध्यान रखना कि अभी हमने लेंस का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया, लेकिन अभी तक तो हमने लेंस में जितने भी क्वेश्चन किए उसमें लेंस के दोनों और माध्यम समान होता था। ठीक, ध्यान रखना, अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए उसमें लेंस के दोनों और माध्यम समान होता था। लेकिन अब कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें लेंस के दोनों और माध्यम अलग अलग होता है। जैसे लेंस के एक तरफ हवा का माध्यम है और दूसरी तरफ पानी का माध्यम है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें लेंस के दोनों तरफ माध्यम अलग अलग होता है। तो फिर ऑब्जेक्ट दूरी और फाइनल फाइनल इमेज दूरी में क्या रिलेशन होगा वो देखना है। और ध्यान रखना कि लेंस के दोनों और अलग अलग माध्यम, इस टाइप के क्वेश्चन केवल अपने जेई मेंस और एडवांस में ही पूछे जाते हैं। अगर कोई मेडिकल का बच्चा इस वीडियो को देख रहा हो तो उसमें ये पार्ट उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेडिकल या नीट में इस लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जेई के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, मतलब हर दूसरे साल इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। है, तो देखते हैं कि लेंस के दोनों अलग अलग माध्यम हो तो अब ऑब्जेक्ट और इमेज दूरी का फॉर्मूला क्या होगा वो देखते हैं। चलो, इस बार भी मान लेते हैं कि कोई लेंस है, एक मिनट। तो इस बार ही मान लेते हैं कोई लेंस है जिसका अपवर्तनांक एन लेंस मान लेते हैं, और हमको अच्छे पता है कि लेंस में दो गोली सतह होती है। चलो, इस पहली गोली सतह की वक्रता त्रिज्या R1 और इस दूसरे गोली सतह की वक्रता त्रिज्या R2 मान लेते हैं ना। तो इस बार मान लेते हैं कोई पतला लेंस है। अभी तक तो दोनों और माध्यम समान होते थे, लेकिन इस बार मान लेते हैं कि लेंस के दोनों और माध्यम अलग अलग हैं। जैसे इधर मान लेते हैं हवा का माध्यम है और उधर पानी का है। तो इस बार लेंस के दोनों और अलग अलग माध्यम है। चलो, मान लेते हैं कि इस तरफ जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक एन मीडियम 1 और उस तरफ जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक एन मीडियम 2। ये तो वही कि लेंस का अपवर्तनांक एन लेंस, इधर जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक एन मीडियम 1 और इधर जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक एन मीडियम 2 है। अब देखो, लेंस से चलो u दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, तो वही कि लेंस से u दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो बस हमको देखना है कि इसकी फाइनल इमेज कहाँ बनेगी वो देखना है। नहीं तो बस जैसे हमने लेंस में फॉर्मूला डिराइव किया था यहाँ भी उसी तरीके से करेंगे। तो बस तुम आराम से बताओ कि ऑब्जेक्ट जिस कलर का उस कलर की किरणें निकलेंगी। तो बताओ, सबसे पहले किरणें स्पर्श गोली सतह से अपवर्तित होंगी, और पहले अपवर्तन के बाद किरणें कैसी भी मुड़ सकती हैं, तो मान लेते हैं ऐसे मुड़ रही हैं और एक किरणें इधर कहीं मिलती प्रतीत हो रही है, तो इस तरह से पहली इमेज I1 बन रही है। अब एक किरणें रुकेंगी नहीं, अब दूसरे गोली सतह पर पहुंचेंगी, है ना, और दूसरे गोली सतह पर ये जो किरणें पहुंच रही है उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम I1 करेगा। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि लेंस बहुत पतला लेंस है, तो I1 की इस गोली सतह से दूरी V1 है, तो इस गोली सतह से भी दूरी लगभग V1 होगी। और फिर ये किरणें दूसरे गोली सतह से अपवर्तित होंगी, और दूसरे गोली सतह से अपवर्तन के बाद मान लेते हैं किरणें यहाँ मिल रही हैं, तो जो फाइनल इमेज हो I2 और फाइनल इमेज की दूरी V। बस हमको देखना है कि इस बार ऑब्जेक्ट और इमेज दूरी का फॉर्मूला क्या होगा वो देखना है। बस साफ साफ बताओ कि इस बार भी किरणें इन दोनों गोली सतह से अपवर्तित हो रही है ना, तो बस दोनों गोली सतह से अपवर्तन का फॉर्मूला लगा देंगे। स्टार्ट करते हैं। तो बताओ, ऑब्जेक्ट से किरणें निकलेंगी,
फिर सबसे पहले किरणें स्पर्श गोलीय सतह से अपवर्तित होंगी। फिर बस स्पर्श गोलीय सतह से अपवर्तन का फॉर्मूला लगाते हैं। याद होगा कि गोलीय सतह से अपवर्तन का फॉर्मूला N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपन R मान रखते हैं। तो तुम बताओ, इस बार किरणें इस फर्स्ट माध्यम से लेंस में जा रही है ना, तो इस बार N1 का काम तो कौन करेगा, N मीडियम 1 और N2 का काम N लेंस। ठीक है, तो बस मान रखते हैं। और मैंने पहले ही बताया था कि अभी हम जनरल फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, इसलिए मान चिन्ह के साथ नहीं रखेंगे, अपने मन में ही समझ जाएंगे कि चिन्ह इसके अंदर ही छुपा हुआ है। तो बताओ, है ना, पहले अपवर्तन में किरणें माध्यम 1 से लेंस में जा रही हैं, तो N1 का काम तो N मीडियम 1 और N2 का काम N लेंस। तो बताओ, N2 की जगह N लेंस अपन V की जगह V1, कोई माइनस V1 लिखने की जरूरत नहीं है, मन में समझ जाना कि V1 मतलब माइनस चिन्ह इसके अंदर ही छुपा हुआ है। ये तो N2/V माइनस N1 की जगह N मीडियम 1 अपन U की जगह U, कोई माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, बराबर N2 माइनस N1 अपन R। तो N2 की जगह N लेंस, N1 की जगह N मीडियम 1 अपन R इस पहले सतह की वक्रता त्रिज्या R1। तो फर्स्ट गोलीय सतह से अपवर्तन का फॉर्मूला हो गया। अब एक किरणें, है ना, आगे बढ़ेंगी, दूसरे गोलीय सतह पे पहुंचेंगी। दूसरे गोलीय सतह पर जो किरणें पहुंच रही हैं वो I1 से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो इनके लिए ऑब्जेक्ट का काम I1 करेगा। पता है कि पतला लेंस है, तो I1 की इस गोलीय सतह से दूरी V1 है, तो इस दूसरे गोलीय सतह से भी दूरी लगभग V1 ही होगी। और दूसरे गोलीय सतह से अपवर्तन के बाद किरणें यहाँ मिल रही है फाइनल इमेज I2 और इसकी दूरी V। बस अब दूसरे गोलीय सतह से अपवर्तन हो रहा है, तो दूसरे गोलीय सतह से अपवर्तन का फॉर्मूला लगाएंगे N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपन R। बताओ, अब किरणें कहां से कहां जा रही हैं, काच से माध्यम 2 में। याद रखना, ऑब्जेक्ट कहां है उससे कोई मतलब नहीं है, बस किरणें किधर से किधर जा रही है उससे मतलब है। बस ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, लेकिन इस बार किरणें कहां से कहां जा रही हैं, लेंस से माध्यम 2 में जा रही हैं। तो अब N1 का काम तो N लेंस और N2 का काम N मीडियम 2 करेगा। बस मान रखते हैं, तो N2 की जगह तो N मीडियम 2 अपन V। फिर बताओ, N2 की जगह N मीडियम 2 अपन V, इस इमेज की दूरी वो V है, माइनस N1 की जगह N लेंस अपन U। तो बस इन किरणों के लिए ऑब्जेक्ट का काम I1 कर रहा है, जिसकी इस गोलीय सतह से भी दूरी लगभग V1 ही होगी, बराबर N2 की जगह N मीडियम 2 माइनस N1 की जगह N लेंस अपन R इस दूसरे गोलीय सतह की वक्रता त्रिज्या R2। तो सिंपली इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर सकते हैं ना। तो तुम आराम से बताओ, तुम कॉन्फिडेंटली बताओ कि इस बार हमको ऑब्जेक्ट दूरी U और फाइनल इमेज दूरी V में रिलेशन निकालना है। V1 को हटाना है ना, V1 कोई फाइनल थोड़ी है, तो इंटरमीडिएट इमेज है। V1 को हटाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। बस तुम बताओ, ये दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो n लेंस अपन V1 से माइनस n लेंस अपन V1 कैंसल। तो बताओ, इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बताओ n मीडियम 2 अपन V माइनस n मीडियम 1 अपन U इक्वल टू n लेंस माइनस n मीडियम 1 अपन R1 प्लस ये कितना है n मीडियम 2 माइनस n लेंस अपन R2। ठीक, लेकिन इसमें सुंदर बनाने के लिए माइनस को जबरदस्ती कॉमन ले लेते हैं। तुम बताओ, ये तुम बताओ कि सेकेंड टर्म में अगर माइनस को जबरदस्ती कॉमन ले लेते तो उल्टा हो जाएगा, n लेंस माइनस n मीडियम 2 अपन R2। तो बस ये अपना फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि आगे मूर्खों टाइप से पूरा डिराइव करने की जरूरत नहीं, इसको एक फॉर्मूले, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना, है ना। तो आगे तुम अच्छे ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूँ दिमाग में सीधा इधर छप जाना चाहिए। ठीक है, तो आगे तुम अच्छे ध्यान रखना कि पतला लेंस हो लेकिन लेंस के दोनों और माध्यम अलग अलग हो, है ना। ध्यान रखना कि पतला लेंस हो लेकिन लेंस के दोनों और माध्यम अलग अलग हो, तो फिर ऑब्जेक्ट और इमेज दूरी के लिए लेंस फॉर्मूला 1/V माइनस 1/A इक्वल 1/F काम नहीं करेगा, और फोकस दूरी के लेंस पेकर फॉर्मूला भी काम नहीं करेगा, है ना। तो तुम ध्यान रखना कि पतला लेंस हो लेकिन लेंस के दोनों और माध्यम अलग अलग हो, तो फिर लेंस के स्टैंडर्ड फॉर्मूले काम नहीं करेंगे। तो याद रखना कि दोनों और अगर माध्यम अलग अलग हो, तो फिर हम n मीडियम 1 और n मीडियम 2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। और याद रखना कि अगर लेंस के दोनों और माध्यम अलग अलग हो, तो ऑब्जेक्ट और इमेज दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, n मीडियम 2 अपन V माइनस n मीडियम 1 अपन U बराबर
एन लेंस माइनस एन मीडियम 1 अपन R1 माइनस एन लेंस माइनस एन मीडियम 2 अपन R2, दोनों अलग अलग माध्यम हो तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और फोकस दूरी निकालनी हो तब भी इसका यूज करेंगे। फोकस दूरी निकालनी हो तो समानांतर किरणें गिराएंगे, मतलब u टेंड्स टू इनफाइनाइट, और उस पर जो इमेज दूरी आएगी उसी को फोकस दूरी बोलेंगे। बस कंपैरेटिवली याद रखना कि ज्यादातर क्वेश्चन में दोनों और माध्यम समान होते हैं, तो फिर 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f लगा सकते हैं, लेकिन दोनों और माध्यम डिफरेंट हो तो फिर ये n मीडियम 1 और n मीडियम 2 वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तुम आगे क्वेश्चन करोगे तो पता चलेगा कि अगर पतला लेंस हो और दोनों और माध्यम समान हो तब तो उस पतले लेंस की फोकस दूरी रिवर्सिबल होती है। इधर से किरणें गिराओगे तब भी फोकस दूरी उतनी होगी और इधर से गिराओगे तब भी उतनी होगी, लेकिन याद रखना कि दोनों और माध्यम डिफरेंट हो तो फिर फोकस दूरी रिवर्सिबल नहीं होगी। तब लेफ्ट साइड से किरणें गिराने पर फोकस दूरी कुछ अलग आएगी और राइट साइड से किरणें गिराने पर फोकस दूरी कुछ अलग आएगी। हाँ बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये तो लेंस के दोनों अलग अलग माध्यम हो तो ऑब्जेक्ट इमेज दूरी का फॉर्मूला पढ़ लिया। इसी पे बेस एक कॉमन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। ये तो देखो इसमें हमको दे रखा है कि कोई सिमेट्रिकल उत्तल लेंस है, मतलब उभयोत्तल लेंस है ना, तो इसके दोनों सतह उत्तल है, इसकी भी वक्रता त्रिज्या r और इसकी भी r है। लेंस चलो कांच का बना है, इसका अपवर्तनांक n3 है, लेकिन इस बार लेंस के दोनों और अलग अलग माध्यम रखे हैं। इधर जैसे मान लेते हैं हवा का माध्यम है जिसका अपवर्तनांक n1, और दूसरी तरफ पानी का माध्यम है जिसका अपवर्तनांक n2 है। तो इस बार लेंस के दोनों अलग अलग माध्यम है, तो इस बार इस लेंस की तुल्य फोकस दूरी कितनी होगी वो देखना है। और हमको पता है कि दोनों अलग अलग माध्यम है, इसलिए इस बार फोकस दूरी रिवर्सिबल नहीं होगी, है ना। लेफ्ट साइड से किरणें आपतित करोगे तो फोकस दूरी कुछ अलग आएगी और राइट साइड से किरणें आपतित करोगे तो फोकस दूरी अलग आएगी। तो हमको दे रखा है कि इस बार आपतित किरणें माध्यम 1 से गिरा रहे हैं, बस आपतित किरणें माध्यम 1 से आ रही हो तो इस नमूने की तुल्य फोकस दूरी कितनी होगी वो देखना है। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में हमको पूछा है कि n1 n2 और n3 में क्या रिलेशन हो ताकि ये लेंस अभिसारी लेंस की तरह कार्य करे। फिर पूछा है कि इनमें क्या रिलेशन हो ताकि ये लेंस अपसारी लेंस की तरह कार्य करे, मतलब समानांतर किरणों को फैलाए। और तीसरा पूछा है कि इनमें क्या रिलेशन हो ताकि ये लेंस कांच की पतली सी समानांतर स्लैब के टाइप से काम करे, मतलब न तो किरणों को फैला और न किरणों को समेटे, है ना। तो उसके लिए n1 n2 n3 में क्या रिलेशन होगा वो देखना। स्टार्ट करते हैं। ये तो वही हमको दे रखा है कि कोई पतला उत्तल लेंस, सॉरी, कोई पतला उत्तल लेंस है जिसकी इस सतह की वक्रता त्रिज्या r और इसकी भी r। लेंस कांच का है जिसका अपवर्तनांक n3 और दोनों और माध्यम अलग अलग है। इधर जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक n1 और उस साइड जो माध्यम है इसका अपवर्तनांक n2। तो सबसे पहले हमको पूछा है कि किरणें माध्यम 1 से गिरा रहे हैं, तो इस नमूने की तुल्य फोकस दूरी कितनी होगी वो देखना है। चलो सबसे पहले शक्ल देखते ही बताओ कि इस नमूने की फोकस दूरी के लिए ये लेंस मेकर फॉर्मूला काम करेगा या नहीं। सोच के बताओ, इस नमूने की फोकस दूरी के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला मतलब 1/f इक्वल टू n लेंस अपन n मीडियम माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। बताओ काम करेगा या नहीं। बिल्कुल नहीं करेगा। चमका कर बताया था। ये लेंस मेकर फॉर्मूला लेंस के जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले वो तभी काम करते हैं जब लेंस के दोनों ओर समान माध्यम हो। जबकि इस बार लेंस के दोनों ओर अलग अलग माध्यम है, तो अब लेंस के स्टैंडर्ड फॉर्मूले काम नहीं करेंगे। अब हमको ये n मीडियम 1 और n मीडियम 2 वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, है ना। तो बस तुरंत देखते ही समझ गए। इस बार लेंस के दोनों अलग अलग माध्यम है ना, इसलिए लेंस मेकर फॉर्मूला काम नहीं करेगा। इस बार तो हमको n मीडियम 2 और n मीडियम 1 वाला ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये तो फॉर्मूला मैंने याद कराया था ना कि लेंस के दोनों अलग अलग माध्यम हो तो ऑब्जेक्ट और इमेज दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, n मीडियम 2 अपन v माइनस n मीडियम 1 अपन u इक्वल टू n लेंस माइनस n मीडियम 1 अपन r1 माइनस n लेंस माइनस n मीडियम 2 अपन r2, ये होता है ना। तो बस इसमें तुम देखते ही बताओ कि लेंस का अपवर्तनांक n3 है, मतलब n लेंस का काम तो कौन करेगा, n3। फिर आपतित किरणें इधर से भेजे ना, तो ये पहला माध्यम है, इससे n मीडियम 1 का काम कौन करेगा, n1। और ये दूसरा माध्यम है, इससे n मीडियम 2 का काम r2 करेगा। बस हमको देखना है कि किरणें अगर माध्यम 1 से गिराएं, है ना, किरणें अगर माध्यम 1 से आपतित करें तो इस नमूने की
तुल्य फोकस दूरी कितनी होगी वो देखना है। बस इस नमूने की तुल्य फोकस दूरी देखनी है, बस उसके लिए फोकस की डेफिनेशन यूज करेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, इस पर जबरदस्ती समानांतर किरणें गिराएंगे और समानांतर किरणें जहां मिलेंगे मतलब उसकी इमेज जहां बनेगी उसी को तुल्य फोकस दूरी बोल देंगे। बस तुम बताओ कि फोकस दूरी के लिए इस पर जबरदस्ती समानांतर किरणें गिराते हैं, है ना? फोकस दूरी के लिए इस पर जबरदस्ती समानांतर किरणें गिराते हैं। समानांतर किरणें गिरा रहे हैं मतलब u टेंड्स टू इनफाइनाइट रख रहे हैं और उस केस में जहां इमेज बनेगी मतलब जितनी इमेज दूरी आएगी उसी को फोकस दूरी बोलेंगे। यही बेसिक तरीका होता है, तो वही इस पे जबरदस्ती समानांतर किरणें गिराते हैं मतलब u टेंड्स टू इनफाइनाइट रखते हैं और उस केस में जहां इमेज बनेगी मतलब जितनी इमेज दूरी आएगी उसी को फोकस दूरी f बोल देंगे। ठीक है? बस अब तो भगवान का नाम लेकर के मान रखते हैं, लेकिन साइन कन्वेंशन पहले डिसाइड कर लेते हैं। बस आराम से बताओ कि इस बार आपतित किरणें इस साइड से आ रही है ना, बस आपतित किरणें इस साइड से आ रही है, इससे इधर वाली दूरियों को नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। बस अब हम मान रखते हैं। ये बताओ, है ना? वही फोकस दूरी निकालनी है तो समानांतर किरणें गिराएंगे मतलब यू टेस्ट यही रख देता हूँ, है ना? फोकस दूरी निकालनी है तो समानांतर किरणें गिराएंगे जहां मिलेगी उसी को फोकस दूरी बोलेंगे। तो बस समानांतर किरणें गिराएंगे मतलब यू टेंड्स टू इनफाइनाइट रखेंगे और वो जहां मिलेगी मतलब उनकी इमेज दूरी जितनी होगी उसी को फोकस दूरी बोलेंगे। यही करते हैं ना? बस u टेंड्स टू इनफाइनाइट रखते हैं और उस केस में इमेज दूरी जितनी होगी उसी को फोकस दूरी बोल देंगे। बस अब मान रखते हैं। फिर हम मान रखते हैं तो बताओ n मीडियम 2 की जगह क्या आएगा n2 अपन v की जगह क्या लिख देंगे f माइनस n मीडियम 1 की जगह n1 और समानांतर किरणें गिराए हैं से u टेंड्स टू इनफाइनाइट इक्वल टू n लेंस की जगह n3 माइनस n मीडियम 1 की जगह n1 अपन r1 इस पहले सतह की वक्रता त्रिज्या, तो पहली सतह ऐसी मुड़ी है इसकी वक्रता त्रिज्या इस साइड आएगी इसलिए प्लस r माइनस n लेंस माइनस n मीडियम 2 कितना होगा, ये क्या करो उसको, ये n लेंस माइनस n मीडियम 1 अपन r1 माइनस n लेंस कितना है n3 माइनस n मीडियम 2 n2 अपन r2 इस सतह की वक्रता त्रिज्या, तो ये सतह ऐसी मुड़ी है तो वक्रता त्रिज्या इस साइड आएगी इसलिए माइनस r। तो तब ये हर इनफाइनाइट है मतलब ये चीज तो जीरो हो गई। फिर बस ये चीज जीरो हो गई तो कितना बचेगा n2 बाय f इक्वल टू, बताओ ये माइनस माइनस का प्लस हो गया ना, तो था कितना आ गया n3 माइनस n1 ओपन r प्लस n3 माइनस n2 ओपन r। इसको सॉल्व कर लोगे ना, क्या है r लघुत्तम आएगा तो कितना आ जाएगा 2n3 माइनस n1 प्लस n2 इतना आ गया। ठीक है, आगे इसको सिंप्लीफाई कर लोगे ना, तो आगे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसकी तुल्य फोकस दूरी तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी यार n2r ओपन 2n3 माइनस n1 प्लस n2। यार इतनी जोड़ बाकी थोड़ी आती होगी तुमको। फिर बस वही किया कि इसमें u टेस्ट समानांतर किरणें गिराए में तो u टेस्ट टू इनफाइनाइट रखा और उसके इसमें इमेज जहां बनेगी या जितनी इमेज दूरी है उसको फोकस दूरी बोल देंगे। तो बस इसको थोड़ा सॉल्व किया तो इस नमूने की फोकस दूरी हमारे पास कितनी आ गई n3r ओपन 2n सॉरी n2r ओपन 2n3 माइनस n1 प्लस n2। तो इस नमूने की फोकस दूरी हमारे पास इस नमूने की हमारे पास फोकस दूरी इतनी आ गई। तो सिस्टम की तुल्य फोकस दूरी इतनी आ गई थी। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया है। अब चलो अब इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट कर लिया, अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट में हमको पूछा है कि ये सेकेंड पार्ट में पूछा है कि n1 n2 और n3 में क्या रिलेशन हो ताकि ये लेंस एक अभिसारी लेंस की तरह कार्य करे, वो पूछा है ना? तो बस तुम कॉन्फिडेंट ही बताओ, ये तुम कॉमन सेंस बताओ कि ये कॉमन सेंस बताओ कि अगले वाले पार्ट में हम चाहते हैं कि ये लेंस एक अभिसारी लेंस की तरह कार्य करे मतलब समानांतर किरणों को समेटे, है ना? वही इस पार्ट में चाहते हैं कि लेंस एक अभिसारी लेंस की तरह कार्य करे मतलब समानांतर किरणों को समेटे। बस तुम बताओ कि अगर ये लेंस समानांतर किरणों को समेटेगा तो उस केस में इसका फोकस इस साइड आएगा मतलब फोकस दूरी पॉजिटिव आएगी, है ना? हम कंफर्म बोल सकते हैं ये लेंस अभिसारी लेंस की तरह कार्य करे
है ना, लेंस अभिसारी लेंस की तरह कार्य करे उसके लिए समानांतर किरणों को अभिसारित करना चाहिए, मतलब समेटना चाहिए, और समानांतर किरणों को समेटेगा तो फोकस इस साइड बनेगा। तो बताओ फोकस इस साइड बनेगा मतलब उसके लिए इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होनी चाहिए, लिख देता हूँ, है ना। तो वही अभिसारी लेंस की तरह कार्य करे उसके लिए किरणों को समेटना चाहिए, फोकस इस साइड बनना चाहिए, फोकस इस साइड बनना चाहिए मतलब इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होनी चाहिए। और तुम बताओ, ये फोकस दूरी पॉजिटिव होने के लिए इसका हर पॉजिटिव होना चाहिए, अंश तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ही ना। बस पक्का बोल सकते हैं कि लेंस अभिसारी लेंस की तरह कार्य करे उसके लिए किरणों को समेटना चाहिए मतलब फोकस इस साइड बनना चाहिए, मतलब फोकस दूरी पॉजिटिव होनी चाहिए। और फोकस दूरी पॉजिटिव होने के लिए ये वाला फैक्टर पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब 2n3 माइनस n1 प्लस n2 ये पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसको सॉल्व करोगे तो n3 ग्रेटर देन कितना आ गया, n1 प्लस n2 बाई 2। क्यों, तो बोल सकते हैं कि लेंस का अपवर्तनांक इन माध्यम के अपवर्तनांक के समानांतर माध्य से ज्यादा हो तो ये लेंस एक अभिसारी लेंस की तरह कार्य करेगा। ऐसा बोल सकते हैं कि लेंस का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक के समानांतर माध्य से अगर ज्यादा हो तो ये लेंस एक अभिसारी लेंस की तरह कार्य करेगा, मतलब समानांतर किरणों को समेटेगा। ठीक है, अब अगले पार्ट में देखना, अगले पार्ट में हम चाहते हैं कि लेंस एक अपसारी लेंस की तरह कार्य करे। तो तुम बताओ कि लेंस एक अपसारी लेंस की तरह कार्य करे उसके लिए समानांतर किरणों को फैलाना चाहिए, है ना। कि लेंस एक अपसारी लेंस की तरह कार्य करे उसके लिए समानांतर किरणों को फैलाना चाहिए, और समानांतर किरणों को फैलाएगा तो बताओ इस बार इसका फोकस आभासी बनेगा और इस साइड बनेगा, और फोकस इस साइड बनेगा मतलब इस बार फोकस दूरी नेगेटिव होगी। बोल सकते हैं कि लेंस एक अपसारी लेंस की तरह कार्य करे उसके लिए ये समानांतर किरणों को फैलाना चाहिए, तो इसका फोकस आभासी इस साइड बनेगा। और बताओ फोकस इस साइड बनेगा मतलब इस बार इसकी फोकस दूरी नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, और बताओ फोकस दूरी नेगेटिव होने के लिए ये वाला फैक्टर नेगेटिव होना चाहिए, मतलब लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब ये 2n3 माइनस n1 प्लस n2, ठीक है ना, ये नेगेटिव होना चाहिए मतलब ये लेस देन 0 होना चाहिए। इसको सॉल्व करोगे तो n3 लेस देन n1 प्लस n2 बाई 2, मतलब बोल सकते हैं कि लेंस का अपवर्तनांक अगर n1 n2 के समानांतर माध्य से कम हुआ तो फिर ये अपसारी लेंस की तरह कार्य करेगा। और थर्ड पार्ट में हम चाहते हैं ये जो लेंस है वो है कांच की समानांतर स्लैब के टाइप से काम करे, है ना। तो थर्ड पार्ट में चाहते हैं कि लेंस कांच की पतली सी समानांतर स्लैब के टाइप से काम करे। ये थर्ड पार्ट में चाहते हैं कि लेंस कांच की एक पतली समानांतर स्लैब के टाइप से काम करे चाहते हैं। ये तो बस तुम बताओ कि कांच की पतली समानांतर स्लैब के टाइप से काम करे तो इस बार ये समानांतर किरणों को न तो फैलाना चाहिए और न समेटना चाहिए, है ना। बोल सकते हैं, तो बताओ अगर एक कांच की पतली स्लैब के टाइप से काम करे तो समानांतर किरणों को न तो फैलाएगा और न समेटेगा। समानांतर किरणें अपवर्तन के बाद समानांतर ही निकल जाएंगी, तो अनंत पर मिलती प्रतीत होंगे, तो उसके लिए इसकी फोकस दूरी टेंड्स टू इनफाइनाइट होनी चाहिए। तो बोल सकते हैं कि हम चाहते हैं कि थर्ड केस में हम चाहते हैं कि कांच की एक समानांतर स्लैब के टाइप से काम करे, तो उसके लिए समानांतर किरणें समानांतर ही निकल जानी चाहिए, मतलब उस केस में इसकी तुल्य फोकस दूरी इनफाइनाइट होनी चाहिए। तुल्य फोकस दूरी इनफाइनाइट होने के लिए हर 0 होना चाहिए, मतलब 2n3 माइनस n1 प्लस n2 ये 0 होना चाहिए। और बताओ ये चीज 0 होने के लिए n3 इक्वल टू n1 प्लस n2 बाय 2 होना चाहिए। ठीक है? मतलब समानांतर स्लैब के टाइप से काम करे उसके लिए लेंस का अपवर्तनांक दोनों के समानांतर माध्य होना चाहिए। तो बस हम पक्का बोल सकते हैं कि लेंस का अपवर्तनांक दोनों के समानांतर माध्य से ज्यादा हुआ तो ये अभिसारी लेंस, लेंस का अपवर्तनांक दोनों माध्यम के समानांतर माध्य से कम हुआ तो अपसारी लेंस, और लेंस का अपवर्तनांक दोनों के समानांतर माध्य के बराबर हुआ तो फिर ये न तो फैलाएगा न समेटेगा, समानांतर किरणों को वापस समानांतर ही रहने देगा। ठीक है ना, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं, तो हमको पक्का सबक मिल गया कि अगर किसी भी क्वेश्चन में लेंस के दोनों अलग अलग माध्यम हो तो फिर लेंस के फॉर्मूले नहीं लगा सकते, तब भगवान का नाम लेकर के ये एन मीडियम 1 और एन मीडियम 2 वाला फॉर्मूला लगा देंगे। हाँ बच्चों, एन मीडियम 1 और एन मीडियम 2 का एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये जेई 2011 में आया और यही नहीं आता ही रहते हैं इसके क्वेश्चन। ये तो पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर लेता हूँ।
तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई पात्र है जिसमें 18 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है, जहाँ पानी का अपवर्तनांक 4/3 है और ऊपर का माध्यम हवा है। हवा है मतलब इसका अपवर्तनांक कितना है 1। अब देखो, अब हमने क्या कर दिया है कि पानी के ऊपर हमने क्या किया कि पानी के ऊपर कांच का कोई ऐसा समतलोत्तर पतला लेंस रख दिया है, दिख रहा है ना? तो पानी के ऊपर कांच का ऐसा कोई समतलोत्तर लेंस रख दिया है और लेंस जिस कांच का बना है उसका अपवर्तनांक 7/4 है। इसकी ये वाली सतह तो समतल है और ये वाली सतह उत्तल है, ठीक है, जिसकी वक्रता त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। अब देखो इस है ना, इस लेंस से 24 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि हवा में है। बस हमको देखना है कि ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज कहाँ बनेगी वो देखना है और ऑब्जेक्ट की जो फाइनल इमेज बनेगी उसकी पेंदे से ऊंचाई कितनी होगी वो देखना है ना। सेंटी बनने वाली फाइनल इमेज की पेंदे से जो ऊंचाई है वो सेंटीमीटर में ज्ञात करनी है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। तो चलो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और इसको खुद ट्राई करो। चलो, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम में जो भी सिंसियर होगा उसने इसको कर लिया होगा। एक बार मैं बता देता हूँ, है ना? तो हमको दे रखा है कि 18 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है, उसके ऊपर पतला समतलोत्तर लेंस है और बाहर का माध्यम हवा। इस सतह से 24 सेंटीमीटर दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, फाइनल इमेज कहाँ बनेगी वो देखना है। बस तुम आराम से बताओ, कि ऑब्जेक्ट जो सॉरी आराम से बताओ कि ऑब्जेक्ट जिस कलर का उस कलर की किरणें निकलेंगी। और बताओ ऑब्जेक्ट की किरणें इस पतले समतलोत्तर लेंस से अपवर्तित होंगी ना, है ना? वही कि ऑब्जेक्ट की किरणें इस पतले समतलोत्तर लेंस से अपवर्तित होंगी तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगी वो देखना है। चलो तुम देखते ही बताओ, है ना? तुम देखते ही बताओ कि इस बार पतला लेंस तो है लेकिन चक्कर है कि लेंस के दोनों और माध्यम अलग अलग है ना? तो ध्यान रखना कि थिन लेंस तो है लेकिन दोनों और माध्यम अलग अलग है। इसके ऊपर वाले साइड हवा का माध्यम है और नीचे वाले साइड पानी का माध्यम है ना। तो थिन लेंस तो है लेकिन दोनों और माध्यम अलग अलग है, इसलिए इस बार भी हमको कोई एन मीडियम 2 और एन मीडियम 1 वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये तो हमको अच्छे से रटा हुआ है कि बताओ, है ना? हमको अच्छे रटा हुआ है कि थिन लेंस के दोनों और अलग अलग माध्यम हो तो फिर ऑब्जेक्ट इमेज दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? एन मीडियम 2 अपन वी माइनस एन मीडियम 1 अपन u इक्वल टू एन लेंस माइनस एन मीडियम 1 अपन r1 माइनस एन लेंस माइनस एन मीडियम 2 अपन r2, ये लगेगा, है ना? चलो तुम देखते बताओ कि किरणें ऐसी हवा से आ रही हैं तो बताओ इसमें लेंस का अपवर्तनांक तो 7/4, किरणें हवा से आ रही हैं तो बताओ एन मीडियम 1 का काम कौन करेगा 1 और एन मीडियम 2 का काम कौन करेगा, पानी का अपवर्तनांक 4/3। साइन कन्वेंशन भी देख सकते हो, तो बस साइन कन्वेंशन का एक ही कंसेप्ट, इस बार आपतित किरण इस साइड से आ रही है, इससे इस साइड की दूरियों को नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, बस अब भगवान का नाम लेकर के मान रख दो तुम। तो तुम बताओ एन मीडियम 2 कितना है 4/3 अपन वी निकालना है माइनस एन मीडियम 1 1 अपन यू, तो ऑब्जेक्ट 24 सेंटीमीटर इस साइड है, इससे माइनस 24 बराबर एन लेंस कितना है 7/4 माइनस एन मीडियम 1 कितना है 1 अपन r1 इस सतह की वक्रता त्रिज्या। तो ये सतह ऐसी मुड़ी है, इसकी वक्रता त्रिज्या इस साइड होगी, इस साइड होगी, इससे +6 माइनस एन लेंस तो 7/4 माइनस एन मीडियम 2 4/3 अपन r2 दूसरे सतह की वक्रता त्रिज्या। तो दूसरी सतह बिल्कुल समतल है तो उसकी वक्रता त्रिज्या टेंड्स टू इनफाइनाइट होगी। इसको सॉल्व कर लेना, तो डायरेक्ट बता रहा हूँ कि सॉल्व करोगे तो v इक्वल टू +16 सेंटीमीटर। तो तुम बताओ कि इमेज दूरी +16 सेंटीमीटर है ना। बताओ इमेज दूरी पॉजिटिव है मतलब इमेज इस साइड बनेगी, है ना? इमेज दूरी पॉजिटिव है तो इमेज इस साइड बनेगी और 16 सेंटीमीटर पर बनेगी रेखा। कैसे बनेगी वो भी देख सकते हो। बताओ किरणें इस लेंस से अपवर्तित होंगी और अपवर्तन के बाद यहाँ मिलेंगी, है तो किरणें अपवर्तन के बाद यहाँ मिलेंगी इस टाइप से, ये फाइनल इमेज बनेगी। इसको मैं I1 I2 को ही बोल देता हूँ, है ना? तो बस तुम आराम से बताओ कि फाइनल इमेज की सतह से गहराई 16 सेंटीमीटर है तो पेंदे से ऊंचाई कितनी होगी वो देखना है। तुम बताओ कि पानी कुल कितनी ऊंचाई तक भरा हुआ है 18 सेंटीमीटर, तो उसमें जो इमेज है उसकी पानी की सतह से गहराई 16 सेंटीमीटर है तो पेंदे से ऊंचाई कितनी होगी 18 माइनस 16 मतलब 2 सेंटीमीटर। तब इस टाइप के क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। और ध्यान रखना इन दोनों में
ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में दोनों और माध्यम अलग-अलग था, तो तब इसकी फोकस दूरी रिवर्सिबल नहीं होगी। है ना? इधर से किरणें गिराने पर फोकस दूरी ये आ रही है, अगर इधर से किरणें गिराएँगे तो फोकस दूरी कुछ डिफरेंट आएगी। तो ये लेंस के हमने सारे टाइप के क्वेश्चन कर लिए। आज की क्लास में यहीं तक, आगे कल की क्लास में हम बचा हुआ सारा पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो इसको ढंग से समझ करके नोट कर लेना।